निकला है एक एनालिसिस ओवरव्यू। आप में से कितने लोगों के मन में ये ख्याल आता है, निश्चित आता होगा कि रोड पर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो है वो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, तो तुम्हारा मन जरूर एक ना एक बार निकलता होगा कि झुग्गी झोपड़ी की जगह पर इसको हम शिफ्ट कर दें मकान में। तो क्या गवर्नमेंट का मन नहीं करता होगा? नहीं करता गवर्नमेंट का मन? ये तो कह रहे हैं नहीं। कितने लोग सहमत बताइए? तो बेटा देखिए, गवर्नमेंट ऐसी बात नहीं है कि डीपीएसपी के तहत ये नियम है। मैंने आपको क्वालिटी जब पढ़ाई थी, अगर राज्य के पास में संसाधन होते हैं, राज्य के पास में अगर संसाधन होते हैं, जिसकी बात हुई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है, डीपीएसपी में कहां से कहां तक एलान चाहिए डीपीएसपी 36 to 51, याद रखना आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। क्या वजह डीपीएसपी को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते बताओ? सरकारी मर्जी गलत जवाब। क्या नहीं है? बात नहीं है, शाबाश, लेकिन लिखा था किस आर्टिकल में मेंशन है कि वो बाध्य नहीं है या न्यायोचित नहीं है या नॉन एनफोर्सेबल। 36 से 51 में तो डीपीएसपी है ना, आप तो ये कह रहे हो कि 36 से 51 पर्टिकुलर आर्टिकल कौन सा? वेरी गुड। बाजार उसे जो मत करो वो दे दो, बनना चलना बंद करेगा। आर्टिकल 37 के अंदर लिखा है कि डीपीएसपी आप न्यायालय में लागू नहीं करा सकते। अच्छा, फंडामेंटल राइट न्यायालय में लागू करा सकते हो? कहाँ लिखा है? तो दोनों चीजें सीखो ना। फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल में मेंशन है कि यू कैन गो टू कोर्ट? 32, ठीक है। तो हाई कोर्ट जाने का किस पे लिखा? आ जाओ प्रश्न। हाँ, 226 में तो ये लिखा हुआ है कि अगर आप इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ राइट आप रिट ले जा सकते हैं। तो ये कहाँ लिखा है कि हाई कोर्ट ही जा सकते? बेटा याद रखना, अगर तुमसे कभी पूछे कोई तो आपने दोनों आर्टिकल ठीक बताए, 32 और 226। अब तीसरा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि किसी भी मामले में क्या कभी सुप्रीम कोर्ट खुद से जांच कर सकता है? किसी फंडामेंटल राइट की, पॉलिसी की या बेलना की कर सकता है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 13, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। केशव नंदा भारती केस को भी आपको पता है कि 24 अप्रैल को 51 साल हो गए। 24 अप्रैल 1973 को केशव नंदा भारती जजमेंट आया था, तो कल बड़ा सुर्खियों में था। निश्चित ही आपकी आज बात होगी अगली वाली क्लास में, तो बताइएगा कि 24 अप्रैल 1971 केशव नंदा भारती जो बात था वो जमींदारों से संबंधित था। सबसे पहले सरकार जमींदारों से जमीन ले रही थी, तो नेहरू जी ने कहा कि हमारा अपना संविधान है और जितने भी जमींदार थे वो कह रहे थे कि हमारे पास मौलिक अधिकार है, तुम हमारी जमीन नहीं ले सकते। तो बेटा हुआ ये कि संविधान के अंदर संशोधन कर दिया गया। संशोधन करने के बाद सभी जमींदारों से जमींदारियां ली जाने लगी। इसी के एवज में मामला जो है वो केशव नंदा भारती तक आ गया, जब केरला के अंदर एक संपत्ति ली जा रही थी। तो ये बताना कि केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का सिद्धांत निकल के आया था। ये 1 लाइन में समझ लो, संविधान में ये कहीं स्पष्ट नहीं है कि मूल ढांचा क्या होता है। केशव नंदा भारती केस ये तय करता है कि न्यायपालिका समय समय पर तय करती रहेगी कि इस स्पष्टता में क्या क्या चीजें आती रहती है। बस इतना कहता है, ठीक है। कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को। कितने जजेस बैठे थे? 13। कितने जजों ने पॉजिटिव फैसला दिया था? सर, उसका अनुपात में एक ही जज का था। अगर 13 को बांट दोगे तो कितने हो जाएंगे? 7 और 6। तो बेटा 7 जजों ने पॉजिटिव दिया था, 6 जजों ने नेगेटिव दिया था, ये याद रखना, ठीक है। निश्चित ही इस पे चर्चा होगी केशव नंदा भारती के। चलो देखो बेटा, याद रखना, गवर्नमेंट की स्कीम ऑफ पॉलिसी। आप मीडिया का एक काम और समझे कि गवर्नमेंट जो होती है क्या बोलते हैं, सज्जन सिंह सबसे पहले था, वो तो 1900, सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशव नंदा। सबसे पहले आप जो बात कर रहे हो शंकरी प्रसाद 1985 क्या है, सज्जन सिंह 1963, गोलकनाथ 67, उसके बाद केशव नंदा 1973, लास्ट में एडीएम जबलपुर 1980, एलआईसी भी था 1995। लेकिन जो केस इंपॉर्टेंट है वो केशव नंदा भारती, उसे कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, हर जगह लिखने लगे, ठीक है बेटा। वापस आ जाओ इस पे। तो याद रखना, गवर्नमेंट ने झुग्गी झोपड़ियों से निकालने के लिए, आबादी के लिए एक योजना चलाई, उसका नाम था प्रधानमंत्री आवास योजना। बेटा यू का मतलब होता है अर्बन, यानी कि शहरी। अगर आर लिखा होता तो होता रूरल, मतलब ग्रामीण। इसमें लेकिन अखबार ने गवर्नमेंट की इस योजना का थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया कि ये योजना सफल हुई कि नहीं हुई। तो पहले तो जरा तुम ये देख लो ये योजना आखिरकार है क्या। बेटा ये 25 जून 2015 में आई। याद रखना कि ये वाली जो योजना है इसको इधर कर दो,
ये जो योजना आई थी गवर्नमेंट की, और तो नहीं लग रहा था, हटा दो, चलो हटा देते क्या नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो आई थी बेटा, वो 25 जून 2015 में आई थी। ये चीजें याद करना, कॉपी निकालो और पॉइंट वाइज लिखते भी चलो, लिखोगे नहीं तो नींद आएगी। वेरी गुड, इंदिरा गांधी आवास योजना भी थी, इससे पहले वही थी, नाम बदल दो। बिल्कुल आपसे मैं सहमत कि ओरिजिनली लाने वाली इस स्कीम को कांग्रेस है। टाइम पे लिखिए 25 जून 2015 PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। बस 2-3 पॉइंट करके बुलेटिन लिखवाता चलो, लिखते चलना। प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, अर्बन, आ जाओ, ठीक है। आप लोग ये नहीं बेटा, इस योजना के तहत याद रखना, गवर्नमेंट ने ना इस योजना के तहत 5 वायदे करने थे, और तुम्हें भी सुन के खुशी होगी। सबसे पहला तो ये था कि हम उन्हें एक मकान देंगे और उस मकान में विद्युत कनेक्शन देंगे, ताकि उन्हें कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। पक्का मकान और बत्ती का कनेक्शन, ये सब कुछ चाहिए। दूसरा इनका था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको मैं लास्ट में रखूंगा। दूसरा ये था कि अच्छी शहरी लाइफ देंगे। अच्छी शहरी लाइफ कब आ सकती है? जब आपका एक मकान हो, अच्छे से रह रहे हो और कोई अव्यवस्थित तरीका ना हो। तीसरी बात समझिए, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी आपको लंबे समय तक अपने खुद के मकान की एक फीलिंग देंगे, और अगर आपके पास अपना प्लॉट भी पड़ा हुआ है तब हम आपको रुपए की भी व्यवस्था कराएंगे। अब भी ऐसा ही होता है। उसके बाद ये समझिए, फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, समाज के अंदर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी जब आपके पास अपना मकान होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये थी कि ये मकान महिलाओं के नाम पे होगा। क्यों होंगे? ताकि महिलाओं के अंदर सशक्त होने की भावना आए कि इस मकान की ओनर मैं हूँ। इसमें मेन पॉइंट ये था, जो लास्ट सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, विमेन एम्पावरमेंट, याद रखना। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको बेटा समझिएगा। गवर्नमेंट ने इसको कवर करने के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबको मकान आवंटित करें, लेकिन इस योजना में एक समस्या आ गई गवर्नमेंट के पास, समझिएगा। पहले तो ये देख लो, ये 3 वर्गीकरण होता है। अगर आपकी अधिकतम वार्षिक आय है और आप आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस है, तो आपकी 3 लाख रुपए तक इनकम है, आप गवर्नमेंट से मकान बनाने के लिए मांग सकते हो, सहायता ले सकते हो, आपको मकान देगी। अगर आप निम्न आय समूह में आते हो बेटा, LI, ठीक है, लो इनकम ग्रुप में आते हो, तो आपको 6 लाख रुपए तक हो गया आपके पास में सालाना, तब भी कोई टेंशन नहीं। मतलब नाम लो इनकम है, लेकिन देख रहे हो धन ज्यादा है। तीसरे नंबर पे आ जाता है मध्यम आय ग्रुप, जो कि इस वर्ग के अंदर की श्रेणी के लोग आते हैं। तो बेटा इन सभी वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना आई है ना। तुम लोग कैलकुलेट कर रहे होगे कौन कौन किस प्राइस कैपिंग में आ रहा है। चलो अब बेटा समझिए, मजे है इसमें आ रहे हैं। चलो अब मजे की बात समझिए। इस योजना में दिक्कत कहाँ पे आई, वो द हिंदू कहता है, देखो वो ये कहता है कि इस पूरी योजना के अंदर केंद्र को, यानी अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्य की गवर्नमेंट, दोनों को पैसा डालना था। दोनों को, आ जाओ कौन, दोनों को पैसा डालना था। लेकिन पता है समस्या कहाँ पे आ गई? अभी तक राज्य ने तो पैसे की किस्त टाइम पे भेज दी, लेकिन बेटा केंद्र की देखो कि केंद्र ने सिर्फ 25% की भागीदारी निभाई, जिसमें 2.3 लाख करोड़ रुपया ही दिया। यानी केंद्र इस खर्चे से पीछे हट गया। तो द हिंदू ये कह रहा है कि किसी योजना के पीछे, चलाने के पीछे, और खासकर ये केंद्र की योजना, मैं आपको बता दूं क्योंकि नाम क्या है, PM आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उन्होंने ये बताया कि योजनाएं तो आती हैं, पर किस तरीके से केंद्र सरकार बल्ला झाड़ लेती है। तो बेटा ये याद रखना इस योजना के बारे में, ठीक है। बैठ जाइए। इसमें ये देख लीजिए, इसके तहत घरों में शौचालय, जलापूर्ति, बिजली और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं, और मिशन की हिस्सा देख लीजिए, तो बच्चे और यहाँ के लिए महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर घरों का स्वामित्व प्रदान करके सशक्तिकरण बढ़ा। क्या हुआ? बस इधर देखो, इधर मतलब कहाँ चले जाते हो? देखो इसमें वरीयता मिलेगी, बाजार देख लो, इसमें कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो? दिव्यांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, SC ST OBC, अल्पसंख्यक आ जाइए। कोचिंग के लिए आए आप लोग? क्या नाम है आप दोनों के? तो कैसे पता चला यहाँ कोचिंग चल रही? किसी भी दिन पता लगा, ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन शॉप उसने बताया। अच्छा ऑनलाइन शॉप थी। चलिए इससे पहले आप अभी एनरोल्ड नहीं है इस योजना में? कोई भी वीडियो या पता हो यहाँ क्या होता? असल में आज फैकल्टी आई नहीं है, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो मैंने कहा थोड़ी देर पढ़ा लेता हूँ, अभी सर आएंगे, है ना, आपस में बातचीत से पढ़ा लेते। चलो कोई बात नहीं बच्चों, आगे आ जाओ।
तो चलिए, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है बेसिकली, ठीक है। मैं बता दूं नए बच्चों के लिए, मैं यहाँ पे अभी करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। तो इससे पहले और भी 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाने को मिले थे, कृपा से। चलो भैया, आ जाओ अगले आर्टिकल पे। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि भारत में ह्यूमन राइट्स है? क्या बोलते हैं? मानवाधिकार के हनन में? नहीं, आवाज में। अगर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो फिर इसका डेटा हम करा देंगे। और बताओ, इसमें ये जानना है कि यूपी कितने नंबर पे करा देंगे। तो मुझे वो क्वेश्चन भी भेज देना, वो क्वेश्चन के हिसाब से सारी चीजें मैं मेंशन कर दूंगा और क्वेश्चन लिख दूंगा। अब आ जाओ, इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो देखो, भारत में मानव अधिकार मिले हुए। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट में डिफरेंस होता है। ह्यूमन राइट यूनिवर्सल होते हैं, ह्यूमन राइट हर जगह पालन किया जाता है। समझ रहे बात को? मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान के अंदर लिखे जाए, डाले जाए, ना डाले जाए, ये देश के संविधान और वहां की प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में मानव अधिकार का काफी हनन होता है। कैसे? तो ये रिपोर्ट कह रही है जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद, मीडिया की स्वतंत्रता बंद, धरने प्रदर्शन, और बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, अगर वो जाकर के कहीं स्पीच दे रहे हैं तो उसको हेट स्पीच नहीं बोल रहे हो, लेकिन जो पार्टी विपक्ष में उसको जाकर के तो उसकी फ्रीडम को कर्टेल कर दे रहे हो। समझ रहे हो? ईडी के छापे, सीबीआई के छापे। तो इन सभी मुद्दों पर लिखते हुए एक आर्टिकल आया है जिसमें लिखा है कि भारत में मानव अधिकार का सबसे ज्यादा हनन हुआ। पता है किसने बोली बात? अमेरिका के विदेश मंत्रालय। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी करी है कि भारत के अंदर मान के चलिए कि कम से कम प्रत्येक 10 में से 3 भारतीयों के साथ में मानव अधिकार का उल्लंघन कर दिया जाता है। तो ये स्थिति हो चुकी है भारत के अंदर। और इन्होंने सबसे ज्यादा हाईलाइट करा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो काफी लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहा। तो खैर, इस चीज को ध्यान में रखना बेटा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन, इसको जरूर अगर आंसर करना चाहो तो अभी करो, फिर आगे के एडिटोरियल से चलो। इन्होंने तो टिप्पणी करी, तो हमारे हाँ बेटा, क्या लगता है सुनामी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ही होते हैं? सुनामी छोटी लहर, देखो इसमें HW लिखा है, डिटेल में तो तुम लिखोगे, लेकिन उत्तर दे देगा इसका उत्तर है कि सभी बिंदु गलत है, कोई नहीं। कौन सा वाला? हाँ, जरूरी है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ही होते हैं, कोई और कारण नहीं होते। अब उसमें होमवर्क लिखा है तो थोड़ी PhD करके आओ, है ना। ये भी क्वेश्चन मैंने इसमें का कराया था आपको, ये भी आप घर से करके लाएंगे, पर एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। लेबनान, सीरिया, ईरान, सऊदी, मिस्र, इनमें से इजराइल के साथ कौन भूमि साझा नहीं करता? इसमें आप खुद ही देख लीजिए, क्या सऊदी अरेबिया कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन एक दूसरी बात यह है, इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये भी आप घर से करके लाएंगे, तो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। चलो भाई, अब आ जाओ इंपॉर्टेंट सीट पे। अब जरा ये बताओ, ध्यान से सुनना। अब तुम्हें इस सिचुएशन का प्रैक्टिकल समझाता हूँ, गुजरात में यू विल अंडरस्टैंड बेटर। कलीम खड़े हुए इलेक्शन लड़ने के लिए क्लास को बना लेते हैं एक छोटा सा, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र। तो एक तरफ भाई हमारे कलीम खड़े हुए, अश्विन खड़े हुए, ये है भाई बीजेपी से, ये है कांग्रेस से, और बाकी कुछ चुटपुटिया नेता और खड़े हो गए, जिसमें से कोई एक पार्टी से शायरा खड़ी हो गई, एक पार्टी से रांची खड़ी हो गई। अब जरा बात समझिए, ठीक है, अब जरा इस बात को समझिए कि अगर इनकी पार्टी स्ट्रांग है तो भाई इनको तो वोटिंग मिलेगी, भाई विपक्ष को भी वोटिंग मिलेगी। अब मुझे ये बताओ, कैसा लगे अगर नाट्य रूपांतरण ढंग से सिर्फ कलीम ही खड़े रह जाए और बाकी अश्मित भी अपना नामांकन वापस ले लें, ये भी नामांकन वापस ले लें, कोई बचे नहीं, क्या होगा बताओ इस सिचुएशन? भाई सिचुएशन समझ गए? बैठ जाओ सुनिए। सिचुएशन ये है कि 2 कैंडिडेट हैं, ये हो गए, एक ये हो गए, बाकी छोटे मोटे और कैंडिडेट हैं, कुल मिला के 50 कैंडिडेट हैं। सिर्फ कलीम साहब बचे बीजेपी से, बाकी सब कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया कि हमें चुनाव ही नहीं लड़ना गुजरात में। बताओ क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? बताइए, अपनी बुद्धि लगाइए। क्या लगता है आपको क्या होगा? कि भाई ऐसी स्थिति में तो यही बचे हैं और चुनाव नहीं हुए, चुनाव नहीं कराएगा। आप जानकारी के लिए सुन ले कि ईवीएम पे जाके बटन नहीं दबाएगा बेटा। सबसे पहला लोकसभा का अभी नतीजा तो 4 जून तक आएगा, तो आएगा एक नतीजा सूरत, जो कि गुजरात में आ चुका है। बीजेपी के मुकेश दलाल साहब बिना चुनाव लड़े जीते।
इसमें नाम आ रहा है कांग्रेस का, समझिएगा कांग्रेस पार्टी की ये है नीलेश कुंबली, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ये सूरत के अंदर डीएम साहब है और वो बगल में नेताजी है। तो बेटा हुआ ये कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर खड़े हुए, अब ये पहली ऐसी सिचुएशन है अपने आप में कि भाई दोनों लोगों के बीच में वोटिंग पड़ेगी, डेमोक्रेटिक राइट है, देखा जाएगा। लेकिन क्या हुआ, बाकी सारे लोग बैठ गए। और मजे की बात सुनो, कांग्रेस के जो नेताजी हैं ये कुंबानी जी, बेटा ये भी गायब है और बीजेपी के नेता भी गायब है, किसी का फोन ही नहीं ट्रैक हो रहा है, क्योंकि लोग जो है और खासकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेताजी के घर के बाहर पहुंच गए। ये कह रहे हैं कि तुमने तो धोखा दिया है कांग्रेस को। और आमतौर पर एक और चीज भी है, कई बार कांग्रेस को पता होता है कि हमारे प्रतिद्वंदी बैकआउट कर सकते हैं, मान लो उन्हें लगे कि अश्मित कभी भी नामांकन खुद से भी कैंसिल करा सकते हैं, तो उन्होंने क्या करा, यश को बैकअप में रख रखा था। लेकिन मजे की बात सुनो, कांग्रेस का मेन व्यक्ति भी भाग गया और बैकअप का प्रत्याशी सुरेश पड़साला भी भाग गया। तो क्या लगता है आपको, ये मामला निश्चित सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन ये संविधान का कत्ल है भाई, लोग चुनते ना तभी तो होता। अब आपने क्या करा, और यहाँ डीएम साहब ले गए पर्चा, उन्होंने कहा लो भैया निर्दलीय जीत हासिल हुई, पहला आ गया लोकसभा का रिजल्ट, ये रहे सीधे सीधे यहाँ पर प्रत्याशी। तो भाई ऐसा भी होता है, एक केस ऐसा भी हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत भी करी, आ जाओ तो बेटा इस बात की शिकायत कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से करी है कि ये क्या सिचुएशन हो रही है। अब आगे देखते हैं, चलिए अब आ जाइए। इसी के बाद में आप एक चीज याद रखिएगा, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, मिनिमम कितनी आयु चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, कितनी चाहिए, 25। ये बताइए सिक्योरिटी कोई भी प्रत्याशी, मैंने पढ़ाया है कि अगर अरुण तुम्हें लड़ना है चुनाव तो तुम्हें कितनी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, 25,000 जनरल के लिए होती है, इसके अलावा जनरल ओबीसी 25,000, बाकी वर्गों के लिए जाती है 12,500 रुपए। अब सबसे मजे की बात सुनो जो इसमें टर्निंग पॉइंट है, अगर इनको चुनाव लड़ना है कलीम को, तो कलीम के चुनाव लड़ने के साथ ही इनका जो पेपर होगा नामांकन, उस पर 10 लोग प्रस्तावक बनेंगे, प्रपोजल 10 लोग की भैया मोहल्ले की हम गारंटी दे रहे हैं, ये विजय माल्या नहीं बनेंगे भविष्य में, देश के लिए बहुत अच्छे आदमी है, प्रस्तावक है। अब मजे की बात सुनिए आप, इस वाले केस के अंदर एक चीज और देखने को मिली, प्रस्तावक भी है ही नहीं, उन्होंने भी नाम वापस ले लिए। तो इसमें सिचुएशन ये आ रही है ज्यादातर कि कांग्रेस और बाकी नेता जितने हैं जो चुनाव लड़ रहे थे, सबको गांधी जी देके शांत कराया गया, सबको खरीद लिया गया, तभी तो बाकी सब बैठ गए ना, वरना खुद से दिमाग लगाओ कि कहाँ रातों रात गायब हो जाओगे क्या। तो ये एक सिचुएशन आई है, बड़ा देखने में इंटरेस्टिंग है। तो बेटा याद रखिएगा, बड़े अच्छे से मैंने आपको बता दिया, 25 साल आयु चाहिए न्यूनतम, 25,000 जनरल वालों के लिए, अन्य कैटेगरी के लिए 12,500, सीधा 25,000 का आधा चाहिए। चलो भाई, अब ये देखो पतंजलि ने तो सबसे ज्यादा खराब काम करे। मुझे अच्छे से याद है कि कोविड के समय पे अगर मेरे घर में न्यूज़पेपर खुलता था तो न्यूज़पेपर के पहले पन्ने से लेके शुरू के 4 पन्ने में लिखा होता था ये च्यवनप्राश खाएं कोविड नहीं होगा, ये पोछा लगाएं इस फिनाइल से कोविड नहीं होगा, आपको ये कोरोनल वैक्सीनेशन, भले ही आप वैक्सीनेशन ना लग पाए लेकिन हमारी दवाई खाने पे आपको कभी भी कोविड नहीं होगा। पढ़ी है ऐसी न्यूज़। तो बेटा ये जो बाबा रामदेव थे, वो बाबा तो कहीं से नहीं रहेगा, बिजनेस रामदेव रहेगा। तो अब समस्या ये आ चुकी है, हाँ उनका एक ब्रांड है पतंजलि, असल में ये इनका भी नहीं है, इनके साथ में एक बालाकृष्णन जी रहते हैं, उनके 98% शेयर है, ये बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं। अब क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, ये योग करके किसी भी मुद्रा में इधर से उधर चले जाते हैं, बाकी लोग नहीं जानते। तो बेटा इस बात के लिए ये फेमस है, जाहिर सी बात है। अब सुनो इनकी अटकलें क्या बढ़ गई, अब सुनिए जरा। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फरवरी में नोटिस इशू करा था कि ऐसा करिए आप आ जाइए, आपने इतनी सारी ये जो भ्रांतिकारी खबरें निकाली है, इन्होंने पता क्या लिखा प्रोडक्ट में कि 5 क्लिनिकल लैब द्वारा प्रमाणित कि हमारा च्यवनप्राश खाओ कभी तुम्हें कोविड नहीं होगा। तो भैया जो लोग मर गए गलत मर गए, और हो सकता है मरने के बाद च्यवनप्राश का डिब्बा लौटने के बाद आत्मा वापस आ जाती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने कौन सी 5 क्लिनिकल लैब से लिखवा लिया, जरा लैब के नाम बताओ। और आपको अगर याद हो थोड़ा बहुत भी, तो टीवी पे बहुत डिबेट हुई थी। यहाँ इंडिया के अंदर मेडिकल को देखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बनता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसे IMA कहते हैं। अगर पीलीभीत की बात करो तो तुम जब ईदगाह के पास से निकल के जाओगे जहानाबाद रोड पर, तो लेफ्ट में तुम्हें IMA की एक ब्रांच दिखेगी, वो एक छोटा मोटा ऑफिस खुल गया पीलीभीत के अंदर। तो ये IMA शिकायत करता है, इस IMA ने बेटा शिकायत करी पतंजलि की, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये देखा गया, इनकी दवाइयों की जांच करी गई, तो पता चला कि इनके सारे क्लिनिकल ट्रायल फेल हो गए, ऐसा कोई भी इनकी दवाइयों में गुण नहीं है। और तो और छोड़ो, जिस चीज को ये ऑर्गेनिक कह के बेचते हैं उसमें भी पूर्णतः केमिकल मिले हुए हैं। अब भाई अब तो शुरू होती है नाटक की और डबल एंट्री। कैसे? अब ये जाते हैं कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको माफी मांगेंगे। अब क्या होता है, कोर्ट के अंदर 2 तरीके की प्रेजेंस होती है, या तो तुम खुद जा सकते हो या तुम्हारा वकील जाएगा तुम्हारे बिहाफ पर, वो शपथ पत्र के माध्यम से माफी मांगेगा। पहले इनके वकील जाते रहे,
जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये मामला बहुत बड़े स्तर का है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा के कहा कि तुम्हारे वकीलों की सुनवाई नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा। तो ये पहुंचे, और पहुंचने के बाद में इनकी खूब डांट लगाई कोर्ट ने, और इनसे ये कहा गया कि तुम अखबार के अंदर माफीनामा निकालो कि साहब हमारे सारे प्रोडक्ट झूठे हैं। अब इन्होंने उल्टी हरकत एक और कर दी, बेटा जब इश्तेहार निकाले तो पूरा पन्ना इतना बड़ा, और जब माफी मांगी तो इतना छोटा सा बॉक्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इनसे ये कहा, खुद का सुप्रीम कोर्ट के वर्ड है कि जब तुम्हें माफी मांगी थी तो अखबार में धूड़े नहीं मिल रहा कि तुमने कहाँ डिब्बा छपा दिया, ठीक है, और जब तुम्हें विज्ञापन करना होता है कि च्यवनप्राश खाओ कि भैया दूध पियो कि ये पढ़ो फलाना पियो, तो इतना बड़ा तुम विज्ञापन निकालते हो। अब सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में एक चीज और आई, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जरा बुद्धि लगाओ, ये कोई एक मामला नहीं है, पता नहीं ऐसे कितने दूध चाय पत्ती कितने बेचने वाले लोग हैं जो ये लिखते हैं 100% ऑर्गेनिक। अब जैसे आप यही मामला ले लीजिए कि बिस्किट लिख देते हैं हमारे में जो है कितने % मिल्क है, जबकि उसमें दूध ही गायब है। तो बेटा इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला बहुत बड़ा बना दिया। पतंजलि के साथ साथ 20 और कंपनी लपेटे में आ जाएंगी। अब FMCG के नियमों पे बात हो रही। FMCG मतलब जैसे आप सोप खरीदते हैं, इसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कहते हैं बिजनेस की लाइन में। यानी आपने अगर कहीं दुकान से गए साबुन लिया तो भैया तुरंत ही कंज्यूमर फास्ट मूविंग हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी FMCG सेक्टर हैं बेटा उसमें दो चीजों की बात पकड़ ली है। आप कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने FMCG को टारगेट करा, तो बेटा किसको टारगेट करा तो समझिए, इनकी तो भ्रामक खबरें छोड़ी दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जिसकी चिंता सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भाई आप अगर कोई भी सामान खरीदते हो और सामान बेचने वाला आपके साथ में थोड़ा बहुत भी गलत हरकत कर दे या सामान की खराब क्वालिटी या गुणवत्ता दे दे तो आप उपभोक्ता फोरम जाते हो। तो भारत के अंदर बेटा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 चल रहा है, इसी का एक और संशोधन किया गया था वर्ष 2020 के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अधिनियम लेके आओ। इसकी धारा में लिखा है 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा, 2 लाख जुर्माना। इसकी क्या सख्ती का पालन होगा, क्या हो रहा है इसका? अगर सख्ती का पालन हो रहा है तो पतंजलि को इतना करने का टाइम कब मिल गया? साथ ही इसमें उत्तराखंड की राज्य की सरकार को भी दोषी ठहराया है कि तुम खुद जा जाके विज्ञापन में प्रचार कर रहे हो कि उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि भाई देखो जिसको पैसा दोगे सरकार तो पैसे की होती है, सीधी बात है। तो बेटा ये मामले में जो चीज टिक कर रही है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम के बीच में भी आप एक चीज समझ लीजिएगा बेटा, एक निकाय होता है भारत के अंदर जो हर प्रकार के उपभोक्ता संरक्षण के मामले देखता है, ठीक है। उस बॉडी का भी नाम होता है, आपको बता दे रहा हूं, ये डोमा हो गया ड्रग्स वाला, और आ जाओ समझौते की भूमिका, एक सेकंड, उसका नाम आप लिख लीजिए CPP, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, CPPA ऐसे करके नाम है उस बॉडी का, CPPA, देख लो, हाँ CPPA। CCPA तो एक्ट का नाम है ना, उसका नाम CPPA मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो, CPA करके लिखना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है बेटा। इस अधिनियम के अंदर एक बॉडी की बात हुई है, उस बॉडी का नाम, और याद रखिएगा अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि उपभोक्ता, अब बात है तुम लोग मत करना, बिल्कुल मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से, भूल के बिल्कुल भी, बहुत देर लगी मुझे बनाने में स्लेट, ठीक है। देखो ध्यान से बेटा, एक चीज का ध्यान रखना कि कंज्यूमर फोरम जो है, बताइए जरा क्या वो संवैधानिक बॉडी है या गैर संवैधानिक है या विधिक है, बताओ बेटा। साफ साफ लिखा है वो वैधानिक है, क्योंकि आर्टिकल 1 से शुरू करोगे 395 तक तुम्हें कहीं भी कंज्यूमर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो संवैधानिक निकाय नहीं है, जो किसी विधि से बनता है उसे वैधानिक कहते हैं। तो ये विधि से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, वैधानिक बॉडी। ये एक्ट का नाम छोटे में लिखा हुआ है 2019 में। धारा याद रखना जो यूपीएससी दे रहा है, धारा 10 पूछी जाएगी, पीसीएस में भी पूछ सकता है। किस अधिनियम की धारा के तहत पतंजलि पर कार्रवाई हुई? धारा 10, कौन सा अधिनियम? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला। इसमें बॉडी बेटा ये आएगी, देखो CPA की मैं बात कर रहा हूं, तो ये आएगी उपभोक्ता सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सही कह रहा हूं, CCPA। याद रखना, इस अथॉरिटी को ये कहा गया है CCPA को कि जितनी भी कंपनियां विज्ञापन निकालती हैं उन पे जुर्माना लगाओ और उनकी जांच करो बहुत तेजी से। अब आप ये कहोगे कि दवाइयों का मामला है, भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने ये बात करी है, तो इसमें ड्रग की भी तो कोई बॉडी होगी। हाँ, भारत के अंदर एक बॉडी और है डोमा, DOMA 1954। क्या नाम है बॉडी का? डोमा, DOMA 1954, वो भी बता दे रहा हूँ। इसमें आप एक्ट का नाम लिख लीजिए, ऊपर की लाइन इंपॉर्टेंट है।
बाकी तो मैं आपको ये पीडीएफ दिए ही दूंगा, तो उसमें आप ये सब पढ़ लेना कि धारा 10 के अंतर्गत क्या क्या आता है। अभी नए बच्चे ग्रुप पे नहीं है ना, चलो आप लोग आए तो सही। मतलब इस वर्ष आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, बेसिकली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी। यूपीएससी अभी तक कहीं से कोचिंग या सेल्फ प्रिपरेशन अभी शुरू करा? एज क्या आपकी? 22, ठीक है। आपके 22। रिलेशन, ब्रदर सिस्टर, पड़ोसी? नहीं। अच्छा आप भी रैंडम, आप भी रैंडम। चलो लोड कर लिया। चलो बराबर समझ आया कुछ? पतंजलि की कोशिश तो बढ़ गई। अब लो ये भी लिख लो फटाक से। सबसे पहले अधिनियम लिखो, फिर डोमा बताता हूं। अधिनियम का नाम है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954। बस इसका नाम लिख लो और कुछ मत लिखो। लिखो। अरुण तुम नहीं लिख रहे हो? हाँ लिखना। चलो हाँ लिखो भाई। इसी को अभी हिंदी में डोमा डोमा कहते हैं, मतलब DAMA करके मैं डी को करके दिखाता हूँ। डोमा लिखना। हाँ किसी भी प्रकार के भ्रामक, जैसे मान लो बॉर्नवीटा बच्चे को रखते दौड़ में सबसे तेज, अरे भैया का स्टीरॉइड दे रहे हैं। तो सरिया में समझ आता है कि हर तरीके की भूकंप को जो है वो रोक ले। आप समझ आ रहा हूँ सरिया के ऐड में साउथ के पिक्चर के हीरो को उतारो, जो ग्राहक को भ्रामक जानकारी दे रहा है। अब बताओ शहद खा के बने सबसे तेज, अरे कैसे बन जाओ है? इसका मतलब अगर टू बी वेरी ऑनेस्टली कोई दिव्यांग है, उसके दोनों पैर ही नहीं है, और तुम ऐसा च्यवनप्राश खिला दो कि तुम बन जाओ धावक। उसी में तो होगा। नहीं सेलिब्रिटी में नहीं होता है वो, सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक भूमिका निभाने आए, उन पर नहीं होता है। प्रोडक्ट की जान मान सब आपके रिश्ते से नीचे लाइन आती है कि अपने स्वाद अनुसार या अपने अनुसार। एक डॉक्ट्राइन है, लेट द बायर बिहेवियर, से केविएट एम्पेटर का नियम है। हाँ नहीं ऐसे तो बहुत विज्ञापन है, बता भी नहीं जा सकते, तो इसलिए इधर ध्यान दो। चलो भाई लिख लिया। अब याद रखो बेटा, इसी एक्ट को प्यार से शॉर्ट में बोला जाता है डोमा। इसी एक्ट को बोलते हैं डोमा। तो याद रखना ये डोमा का नाम आपको याद रहे। तो पतंजलि पर किस दो कानून के तहत कार्रवाई करी जा रही है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, दूसरा ड्रग मेडिकल अधिनियम। तो ये याद रखना बेटा, क्योंकि पढ़े लिखो वाली बात करो। अब दूसरी बात ये कि डोमा की कौन सी धारा है? धारा 4। ड्रग्स वाले एक्ट की धारा 4 है बेटा, और उपभोक्ता वाले कानून की धारा कौन सी है? धारा 10। ये लिखा गया है। इसमें कहा है कि कोई भी व्यक्ति दवा से संबंधित किसी भी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा यदि विज्ञापन में कोई ऐसी बात शामिल है। अब इसमें सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पे भी नियम लागू होने की बात है। अभी तक हालांकि किसी सेलिब्रिटी को पनिश तो नहीं करते, क्योंकि वो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमें नहीं पता ये प्रोडक्ट क्या है। वरना ये समझो कि फेयर एंड लवली पे जब प्रतिबंध लगा कि उसको नाम चेंज कर दो, खत्म कर दो, दीपिका पादुकोण का कुछ नहीं हुआ है ना। तो भाई यानी गौतम देख रहे हैं आप है। आर्टिकल 25 का आर्टिकल 3 क्या कहता है? सब आर्टिकल वो नहीं याद होगा। चलो अब आ जाओ बेटा। चलिए भाई ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ आर्टिकल ठीक है, बताओ किसके लिए? चाइल्ड के लिए भी इसमें नहीं आएगा। चाइल्ड के लिए इसमें आता ही नहीं। चाइल्ड के लीव जो आता है वो 36 से लेके 51 के अंदर आता है। उसके अंदर बात हुई है कि फीमेल एक तो 39 को टच करता है, ऊपर से दूसरा आर्टिकल 48 टच करता है, 47 और 48। ये इसमें नहीं आएगा। किसी ने बोल दिया वीडियो में तो उससे कहना, क्योंकि 15(3) के अंदर रिजर्वेशन महिलाओं को होता है और 16(3) में बच्चों को, और नौकरी का महिलाओं के लिए रिजर्वेशन 16 में। मुझे भेजना, ठीक है। चलो बेटा इधर आ जाओ। अब इसका निष्कर्ष सुन लो। पतंजलि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस चीज को छूता है? एथिक्स सुन लो। एथिक्स में आता है नैतिक विज्ञापन। क्या विज्ञापन गलत होने चाहिए? क्या अपने समाज को बिगाड़ना चाहिए? क्या मोटरसाइकिल के विज्ञापन के चक्कर में हमें फुटपाथ पे गाड़ी चला देनी चाहिए? नहीं। तो ऐसी खबरों से बचने के लिए ध्यान रखें कि नैतिक विज्ञापन को जरूर दें। दूसरा आ जाइए, ये उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को भी दर्शाता है कि देश के अंदर जो उपभोक्ता है या कंज्यूमर है बेटा, उसके पास अगर कुछ अधिकार नहीं होंगे तो कोई भी विदेशी कंपनी आकर के तुम्हें चूना लगा जाएगी। तो ये भी शो करता है कि उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। भ्रामक प्रथाओं के लिए नियमों, ये बेटा देखो, निगम को जवाबदेह ठहराकर न्यायालय स्वास्थ्य सेवा उद्योग की अखंडता को बरकरार रखता है। आगे बढ़ते हुए नियामक निकायों और
निगमों को सार्वजनिक स्वास्थ्य और विश्वास की सुरक्षा के लिए कड़े विज्ञापन मानकों का पालन करना चाहिए। तो ये मेंस को सिचुएशन छुएगी, केस सुनेगा, छुएगा। इसलिए इंडिया में ये पता है क्वेश्चन कैसे बनेगा, भारत में ड्रग और मेडिकल एक्ट एवं कंज्यूमर एक्ट का महत्व बताइए, तब तुम्हें पतंजलि का केस एग्जाम्पल के बतौर लिखना पड़ेगा। डायरेक्टली पतंजलि केस पे क्वेश्चन कभी नहीं बनाता यूपीएससी, ये उसका दिमाग समझो। चलो भाई, अब इसके बारे में मैंने तुम्हें एनवायरनमेंट में पढ़ाया था, बेटा ये ऐसी बकरी है कि इस दीवार पे भी हो सकता है कूद काट के चढ़ जाए। ये अपने आप को सुरक्षा करने के लिए इसके जो खुर होते हैं, खुर यानी कि जो उसके पंजे होते हैं, वो इतने ज्यादा आप कह सकते हो कि महीने सेंसिटिव उनके अंदर रहते हैं, छोटे छोटे रेशे, कि ये पहाड़ों पे चढ़ाई कर जाती है। अब फायदा क्या है, ये बेटा तमिलनाडु के अंदर अगर बात करें तो वहां का है स्टेट एनिमल, राज्य पशु, ठीक है। अब बात क्या हो रही समझिए बेटा, इसके बारे में ऐसा क्यों आया, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इसकी संख्या में भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिली है। ये दो जगह पाई जाती है, तमिलनाडु और केरल आपस में एकदम जुड़े हुए हैं। अब बेटा दोनों राज्यों को लेके विवाद रहता है, क्योंकि इतनी सातिर है, कभी ये केरला में चली जाती है, दोनों जगह पहाड़ियां, कभी ये तमिलनाडु भटकती रहती है। तो एक राज्य कहता है ये हमारी राज्य की है, एक राज्य कहता है हमारी, लेकिन संरक्षण दोनों ही राज्य नहीं कर रहे हैं। तो बेटा पहली बार इस मामले पर लेकर के संरक्षण दोनों नहीं कर रहे, क्लेम कर रहे हैं बच्चा हमारा, जब आईएएस का रिजल्ट आ रहा है तो जी बिल्कुल हमारा है, और जब फेल हो जा रहा है तुम्हारा ही होगा। तो ये समस्या आ रही है। तो बेटा समझिए, तमिलनाडु का ये राज्य पशु है, ये बिल्कुल लुप्त प्राय श्रेणी में आ गया है। इसके संरक्षण को लेकर बात चल रही है। इसकी संख्या याद रखिएगा, इतनी ज्यादा संख्या घट गई है कि ये 3100 के आसपास रह गई मां। और पता है मैंने ये बताया था, ये कुंजी प्रजाति, ये की स्टोन स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि बेटा ये घास खा के नियंत्रित रखती है। अगर घास इतनी ज्यादा हो जाएगी तो फिर क्या शेर डायरेक्ट घास तो खाएगा नहीं, शेर इसको खाएगा, और घास मौजूद रहेगी तो इनकी भी संख्या बढ़ती रहेगी। अगर ये 3100 हो गई तो शेर बहुत हो जाएंगे, फिर जैसे अभी पीलीभीत में खींच के ले जाते हैं, फिर तमिलनाडु और केरल में शेर बाहर आ जाएंगे। खैर उनकी जगह कोई और जीव लेगा, यही प्रकृति का नियम है। तो बेटा याद रखना, इन्हीं दो राज्यों की जिम्मेदारी है कि तुम भैया ये 3100 की ये जो हमारी नीलगिरी तहर है इसकी संख्या को बढ़ाओ। तो याद रखना यूपीएससी वन लाइनर क्वेश्चन देता है, जैसे लाइन टेल मकाऊ कहाँ पाया जाता है, तो ऐसी दे देगा नीलगिरी तहर कहाँ पाया जाता है। पूछ लेगा नीलगिरी तहर किस राज्य का राज पशु है, कौन सा संरक्षण करना चाहिए, और एवं ये किस तरीके की प्रजाति है, तो एनवायरमेंट को भी छू सकता है। याद रखिएगा इन सब बातों को, ठीक है बेटा। हिमानी झीलें, पहले तो बताओ ये हिमानी झीलें क्या होती है बेटा। इसका सीधा मतलब है ग्लेशियर लेक्स। तो आपके जो हिमानी झील है भाई, हिम मतलब बर्फ, हिमानी झील है। अब क्या हुआ कि जब ऊपर सैटेलाइट है, अब सैटेलाइट में भी आप समझ लो, हमारे पास अभी तक 3 सैटेलाइट थी, जिसमें से एक रिटायर हो गई, एक चल रही। कोई बता सकता है कि इन सब पे नजर रखने के लिए कौन सी सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं? हाँ बताओ, बताओ, नहीं पता? हाँ ठीक है, इसके बाद ध्यान दो, ठीक है। अभी लास्ट में आपने पढ़ी होगी, इसको आपने जरूर पढ़ा होगा, पढ़िए। इनसेट का नाम तो पता होगा, तो आपने इनसेट 3D या इनसेट 3 पढ़ा होगा बेटा। ये 3-4 प्रकार की सैटेलाइट जो बनाई जाती है, सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह कहते हैं। इनको लॉन्च करने के लिए रॉकेट लगता है बेटा। जब ये ऊपर जाती हैं तो ये घूमनी नहीं करती, ये सिर्फ जाकर के सारे फोटो लेकर के किन किन चीजों के, अगर इनको ऐसी जगह लगाया है कि ये पोल पे जाएंगे, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, तो ये उसकी स्टडी करती है 24 घंटे 12 घंटे जितना इनका घूमने का टाइम होता है, उसके हिसाब से ये डेटा भेजती है। तो इन्होंने ये बताया है कि 1984 में जो इन झीलों का साइज था, ये साइज बढ़ता जा रहा है। इससे पता चल रहा है ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब तुम कहोगे कि सर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये सब चीखते रहते हैं, कभी तक कोई ये नहीं बता पाया कि ग्लेशियर पिघल क्यों रहे हैं। बताओ भैया क्यों पिघल रहे हैं ग्लेशियर? अच्छा तापमान, गुड गुड गुड। तो तापमान के कारण पिघल रहे हैं, पर क्यों पिघल रहे हैं बताओ? हाँ चलो सीख लो, ये पढ़ा है ये, हाँ अब कहीं, हाँ लो सीख बेटा। ये मान के चलो ये है हिमालयन रेंज, ठीक है। ये यहाँ पे स्नो से कवर्ड है। स्नो का मतलब ये है इसके ऊपर पूरा ये हिमखंड है, ये बर्फ है, ठीक है। नियम ये कहता है विज्ञान का, एल्बिडो इफेक्ट की जो सफेद चीज होती है उस पर अगर कोई प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
लेकिन जो काली चीजें होती हैं उस पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो वो अवशोषित खुद में एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भैंस को अत्यधिक गर्मी लगेगी। इन गर्मियों के मौसम में भैंस तुम्हें देख के ऐसे दौड़ेगी और तालाब देख के और तेज दौड़ेगी, तुमसे घबराहट के कारण और गर्मी के कारण तालाब में। तो बेटा याद रखना कि भैंसों को, अब जैसे इस मौसम में अगर आप ब्लैक कलर पहन के घूमेंगे तो फिर आप ज्यादा पसीने में दिखेंगे, क्योंकि भाई वो ऑब्जर्व कर लेगा हीट को। तो याद रखना, अब आप कहोगे सर, अब सुनिए ध्यान से, ये रहा सूर्य। सूर्य बेटा अपना काम कर रहा है चमक के, सूर्य ने प्रकाश डाला, इसने वापस डाला। ये बोला किसने हम पे हरा रंग डाला, तो भैया ये आया, उसी ने हमारी हमें मार डाला। तो समझो भाई, अब एक चीज समझो, ये है अस्मित की फैक्ट्री। अब समझना ध्यान से, ये है अस्मित की फैक्ट्री, बढ़िया वाली। अब फैक्ट्री से निकल रहा है धुआं, और ये जो धुआं है, इस धुआं के छोटे छोटे कण, ध्यान देना बेटा अच्छे से, इस धुएं के छोटे छोटे कण जाके इस हिमखंड के ऊपर बैठ जाएंगे, और ये होता है कार्बन। कार्बन का कलर कौन सा होता है, ब्लैक। अब जब इस पे धूप गिरेगी तो क्या रिफ्लेक्ट करेगी, नहीं, अवशोषित करेगी। जब अवशोषित करेगी तो क्या होगा, पिघलेंगे, और पिघलने के कारण झील में जो जल का स्तर है वो बढ़ेगा। ये है सिद्धांत। अब तो नहीं भूलो, इसी को कहते हैं जलवायु परिवर्तन। चलो अब वापस बजा के याद रहेगा, इसे एल्बिडो इफेक्ट कहते हैं, ALBEDO, एल्बिडो, ठीक है। और तुम्हें ज्यादा अच्छे से याद रखना है तो तुम जैकी दादा को याद रख लो, नहीं समझे, चलो बाद में समझो। अब आ जाओ ध्यान से, भारत में मानवाधिकार, बेटा ये है एंटनी जे ब्लिंकन। इन्होंने, एंटनी जे ब्लिंकन ने टिप्पणी करी है कि भारत में सारे मानवाधिकार छीन लिए गए हैं, ठीक है। तुम्हारे अमेरिका वालों की तो इतनी नहीं चली कि तुम इजराइल से जिस दिन बात करने गए उसी दिन 19 तारीख को उन्होंने चुपचाप से अटैक कर दिया, और हमें तुम ज्ञान देते घूम रहे हो कि तुम्हारे अमेरिका के अंदर बहुत कुछ है। दूसरी बात, जो बाइडेन सटियाग है, इजराइल के अंदर जिस जगह पर ऑलरेडी इजराइल का कब्जा है, जो भारत को दे रखा है उन्होंने किराए पे, लीज पे, तो ये कह रहे हैं अपने वक्तव्य के अंदर कि हम इजराइल से रिक्वेस्ट करेंगे उस जगह पे कब्जा ना करें। मतलब तुम उत्तर प्रदेश से रिक्वेस्ट करोगे वो पीलीभीत पे कब्जा ना करें, भैया काहे करेगी, 75 जिलों में से एक तो ये है, ये जिला। तो बेटा याद रखिएगा, इनके तभी कहते हैं बूढ़ों की टीम समय से चलती है। अब नौसिखियों का टाइम है, कॉम्पिटिशन दे, ठीक है, समय के बाद बूढ़ों की टीम रिटायर हो जाती है। अब कंपटीशन के अंदर जो है वो समझिए, आप डिमांड है, ठीक है, तो जरा समझिए बात। तो ये आता है एंटनी जे ब्लिंकन, ये अमेरिका के बेटा विदेश मंत्री हैं। इन्होंने ये कहा कि भारत के अंदर 12 से अधिक मामले देखे गए, जो मैंने बताया किस तरीके के, यही गैर कानूनी हत्याएं। ये कुल मिला करके शुरू से एक ही बात का विरोध कर रहे हैं, केजरीवाल को तुमने अरेस्ट क्यों करा, हमारी न्यायपालिका हमारे यहाँ जन्म लिया, हमारे देश का सीएम बना, हम चाहे अरेस्ट करें, हम चाहे रखें, ईडी ने अरेस्ट करा, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। और तुम्हारे यहाँ अगर इतनी दिक्कत है तो तुमने जो CTBT NPT बैन लगा रखा है इंडिया पे, वो हटा दो। अब तो इंडिया ने आज तक किसी के ऊपर अटैक तो करा नहीं, किसी भी देश के ऊपर, तो तुम CTBT NPT हटा दो, काहे समझौते करे घूम रहे। तो फिलहाल बेटा अमेरिका में चुनाव होने हैं, इसलिए अमेरिका फालतू की बातें कर रहा है। मणिपुर कांड सब भूल गए थे, दोबारा मणिपुर की हिंसा बता रहा है, कह रहा है कुकी और मेथी लड़ाते हैं। अरे भैया कुकी मेथी हमने थोड़ी लड़ा दी, वो तो खुद ही लड़ रहे हैं। चलो भाई याद रखिएगा इस चीज को। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी बोला है, मतलब पता नहीं हमारी कौन से मीडिया हाउस का डेटा पहुंच जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं कि 1827 NGO गैर सरकारी संगठनों का इन्होंने लाइसेंस रद्द कर दिया है, उनके लाइसेंस को छीन लिया है, और ये कह दिया गया है कि ये जो NGO है ये सरकार के विरुद्ध काम कर रहे थे, इसलिए इनका बंद कर दिया गया। अब सुनो ध्यान से बेटा, तो ये 1827 जो NGO है, इन्हें संख्या कम पता है, कम से कम 18,000 से ऊपर बंद कर दिए थे। और ये भी समझिए कितना कितना अध्ययन करा होगा इन्होंने। सुनो, दलितों और मुसलमानों की गाय लेकर जान पर हत्याओं का जिक्र कर दिया है। भैया गाय इंटरनेशनल मुद्दा बन गई है। अब तो अमेरिका भी जो है आए दिन संसद में अपना पोस्टर लेके एक दिन गाय दिखाएगा, वी वांट काउ, वी वांट काउ, ठीक है। तो गाय का मुद्दा, और मुस्लिम्स पे आरोप लग रहे थे, समझ आता है भैया दलित तो गाय को मारते भी नहीं, तो लिखा है दलितों मुसलमानों की गाय लेकर जाने की हत्या के मामले सामने आ गए। तो खैर अब इस पर हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये इंटरनेशनल लेवल पर इनके देश की अलग है, हमारी अलग है। हम तो ये भी नहीं कह सकते ऐसी टिप्पणी मत दो। बस इंडिया का जो दूतावास है, विदेश मंत्रालय, वो एक प्रेस जारी करेगा कल परसों में कि अमेरिका की सारी बातों का खंडन करते हैं और अमेरिका की कोई भी बात भारत में किसी भी तरीके से लागू नहीं होती। देख लेना आजकल में आ जाएगा। अब आ जाओ स्वास्थ्य बीमा, ये बड़ा अच्छी खबर है। बीमा कराने की अधिकतम आयु कितनी है? 60 वर्ष है। वेरी गुड बेटा, तुम्हें दिक्कत 35 मिल रही, चलो तो मिला दीजिए। हाँ वेरी गुड, 80 तक की बिल्कुल सही बात कही, 80 तक ले जाने की बात करी। देखो ये माना जाता है कि मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हार्ट, लिवर, किडनी ये सारी सर्जरी नहीं करा पाते एवं अकस्मात मृत्यु हो जाती है। कैसे? अगर अभी हम यहाँ आते हैं
और 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए तो हम ये सोचेंगे पहले यार घर बन रहा है, कोई चीज रिपेयर करा लो, लेकिन इंसान नहीं सही कर पाता। अब धोखे से बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं, कैंसर जैसी समस्या आ रही है। अभी बताऊं मैं, एमडीएच मसालों में निकला है इथाइल ऑक्साइड। तो बेटा समझिएगा बात को कि ऐसे में एक बॉडी है, उसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी, बेटा याद रखना, एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको एक बार देख लीजिए, ये है बॉडी IRD, इसके बारे में एक बार लिख लो, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी यानी कि नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बेटा ये भारत के अंदर जो तुम अपने मोबाइल पे देखते हो पॉलिसी बाजार, एको इंश्योरेंस, वो सब इससे जा करके प्रमाणिकता लेते हैं कि हमारा इंश्योरेंस देख लो, ठीक लग रहा है, बेच दें। तो बेटा इसने क्या कहा, इसने कहा है कि आयु व्यक्ति की जो है आज के समय में मध्यम परिवार की, वो रिस्क में ही गुजर रही है। तो कृपया करके जो आयु है बीमा की वो 65 वर्ष में बढ़ा। और वैसे भी तुमने एक न्यूज और पढ़ी होगी, अमर उजाला की है, 67% लोग जो है वो भारत में कितने परसेंट की एज पे युवा है, 24 से। चलो ऐसी खबरें मैं पढ़ूंगा, मैं अपने स्तर से पढ़ूंगा। चलो देखो यार, तो IRDAI कैसी बॉडी है बेटा, ये भी कैसी बॉडी है याद रखना, स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी का मतलब ये है कि वही विधि द्वारा बनाई गई, ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, इस बात को याद रखना। स्वास्थ्य बीमा खरीदने से 65 वर्ष की आयु सीमा हटाने का घोषणा, यानी जो कैपिंग 65 थी ये बंद कर, इससे ऊपर ले जा रहा है। अब ये कह रहे हैं हम इतना ही नहीं, 80 साल तक के बुजुर्ग को भी बीमा देंगे, लेकिन मेडिकल चेकअप होगा, ये समझ लो। ऐसा नहीं कि वो खुर्र खुर्र करके जा रहा है, अपनी पथरी पे हाथ लगाए हुए हैं मरने वाले, और करें बीमा कर दो बीमा, तो ऐसे नहीं होता। आपका पहले हेल्थ चेकअप लगता है, इंश्योरेंस भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि भारत की 10% जनसंख्या जो है वो 60 वर्ष से अधिक है। 2050 तक देश में बुजुर्ग दिखेंगे, इन्हीं का जलवा होगा 30% तक, ठीक है। तो याद रखना, तुम्हारे दादाजी का दौर आ रहा है, दादाजी को टी शर्ट पहनाओ, अपना टाइम आएगा, ठीक है, 2050 तक। तो ये चीज ध्यान रखना। चलो आ जाओ, खाने की आदतों पे बात कर लेते हैं। ये बहुत बेसिक आर्टिकल है, एक ही बार में बता दूं, जंक फूड पे डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई है, रोज शाम को जा करके पिज्जा और कॉफी पी जा रही है, तो इस वजह से जो है लोगों के साथ में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। तो ये चीज पे ध्यान देना बेटा, इस तरीके के फूड को बंद करें, सिर्फ जूस को बढ़ावा दें। आज ही कसम खाइए आप लोग कि आज शाम को कम से कम जाके 2-2 गिलास जूस तो पी लेंगे। शपथ दिलवा दें, बिल्कुल लेंगे, कोई नहीं। तो बेटा ये इसी पे बात करता है, समझिएगा कि अगर आप भारत में इस तरीके इस खाने को समझ लो, जंक फूड को हिंदी में क्या कहते हैं समझ लो, कोई नहीं बता लगा, प्रसंस्कृत खाना, ठीक है। अब पता नहीं क्या है इसमें, ये बताया है कि शुगर की 11% जो रोगी हैं वो इस तरीके के खाने से बढ़ रहे हैं। बेटा 35% को तो तनाव हो जा रहा है कि बर्गर खाने का पैसा नहीं, कहाँ से खाएंगे, ये सोच के भी तो तनाव ले लेंगे, सैलरी नहीं है। 40% से मोटापे की समस्या बढ़ रही है। तो याद रखना, भारत में खाने की आदतें परिवर्तित हो रही है। चलो, और कोई खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। भारत में असमानता छोड़ दो, इसका कोई लेना देना नहीं है इस न्यूज से, ये भी कोई लेना देना नहीं है। चलो भाई इसको बताओ, इस प्रश्न का उत्तर दो, फिर आते हैं PCS सीरीज का प्रश्न। हाँ ध्यान से पढ़िए, लोकसभा में कोई सदस्य निर्विरोध नहीं चुना जा सकता। सर हमें पता ही नहीं था कि चुना जा सकता, चुन लिया। पहली बात तो ये पहला वाला जो है ये गलत हो जाएगा। हाँ बेटा, हाँ पहले सही, हाँ लेकिन उसके बाद में 6 महीने के अंदर उन्हें कैसे जीत के आना होगा, वो अलग सिचुएशन है। अब देखो ध्यान से, इधर भारत में नोटा का चुनाव परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात बिल्कुल उचित है। पूछो क्यों? अगर अब मैं तुम्हें इसे प्रैक्टिकली फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि तुम भूल गए होगे। बजाज, इसका उत्तर बजाज भी, हाँ लो सुनो, ठीक है। जो बच्चे नए आए हैं आप लोग उत्तर देना। इस समय वोटिंग करके आए होंगे, 1 2 3 4, बेटा इसको मिले 90 वोट, ठीक, इसको मिले 180 वोट, ऐसे कर देना, कितनी सीटें यहीं से लड़वा देना, इसको मिले 400 वोट, हाँ रुक जाओ, और नोटा को मिले 900 वोट। अब रुक जाओ, नए बच्चे बताएंगे तुम्हें, बताइए कौन जीते। आप उत्तर देने में संकोच मत कीजिए, ये क्लास ऐसी चलती है, अटेम्प्ट जरूर करना। मतलब ये मत सोचना उत्तर ना आता हो तो सर कहेंगे हॉय ले हो, गणित नहीं आता सर, अरे कोई बात नहीं, चलने की आदत होगी भाई, मोटापा बढ़ सकता। देखो यही, देखो नए लोग रुकते नहीं है एक जगह और पुराने लोग चलते नहीं। चलो तीसरा ऑप्शन बेटा, जितने लोग तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं बताओ, और कोई आपको क्या लगता है? कोई नहीं जीतेगा, तीसरा ही। क्यों क्यों? दूसरे ऑप्शन पर लिखा है नोटा को भी इफेक्ट नहीं पड़ता।
वेरी गुड, ये अरे गुड, दोनों लोगों ने सही उत्तर दिया, यानी नई जनरेशन ठीक आई क्लास में। ऑल आउट पे जैसे ऑल आउट, ठीक है। चलो तो बेटा याद रखिएगा, नोटा का कोई फर्क नहीं। आप चाहे वोट देने ना जाओ या नोटा दबाओ, तो नोटा दबाने से बेटर तो ये बेटा घर पे लोटा ले जाओ, बात खत्म हो गई। अरे मतलब जल पीने के लिए, तुम लोग तो हीट वेव चल रही है, चुनाव में जाओगे तो कम से कम पानी का इंतजाम करके लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओ, कैसे बच्चे हो? लो भैया लो, ये और बताओ। हाँ उत्तर बताइए इसका। जो लोग ये कह रहे हैं केरल का है, क्योंकि ये कहाँ का है? ठीक बेटा, ये केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं आर्टिकल से, और यही तरीके के प्रश्न यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। जब कोई आइडिया नहीं होता तभी हमसे प्रश्न सॉल्व नहीं होता है, ये बात याद रखना। चलो भाई अब आ जाओ आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, ठीक है? ठीक है, तो करंट पढ़ने से पहले करंट की चर्चा होगी ना। चलिए भाई इसका उत्तर, अब जो बच्चे डेली करंट पढ़ रहे हैं वो इसका उत्तर दे पाएंगे। पहले तो याद रखना, सिकरी के बारे में बता दूं। सिकरी का मानना है कि जब मुझे ये पता चल जाएगा कि भारत के पास, अमेरिका के पास, रूस के पास कितने हथियार हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लूंगा कि देखो मैं स्टॉकहोम की, सुन लो, मैं स्टॉकहोम की एक संस्था हूँ, तुम्हारे हथियार की संख्या मुझे पता है, कृपया करके तुम लोग जो है हथियार मत चलाओ, मत चलाओ। तो प्रश्न ये है बेटा, ये जो सिकरी संस्था है, जो कि गैर सरकारी संस्था है, किस जगह पाई जाती है? स्वीडन, स्टॉकहोम। अब मेरा सवाल ये, इसने भारत की रैंकिंग दी है कि भारत के पास हथियारों में, स्टॉक में कितने नंबर पे है, बताओ बेटा। जो बच्चे 4th नंबर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, कभी कुछ और भी कह लिया करो, बिल्कुल सही उत्तर है। 4th कहां गई है? ठीक, 4th वाला ही ऑप्शन ठीक है, याद रखिएगा। अब ये सिपरी क्या है इसके बारे में तो मैं बता दिया, फिर भी ये चीजें नोट करो अपनी कॉपी में, याद रखना। नंबर 4 पे भारत है, तो 3 नंबर पे कौन कौन है? पहला यूएसए, दूसरा चीन, चीन चला, तीसरे पे रशिया। बेटा ये इंडिपेंडेंट संस्था है जो हथियारों पर नियंत्रण एवं निरस्तीकरण को बढ़ावा देती है कि हथियार मत चलाओ, निरस्त कर दो, खत्म कर दो। पागल दिख रहे हैं, निरस्त कर दो। हम इतने इतने हथियार खरीद रहे हैं, विश्व में नंबर 1 पे आ गए। कभी सऊदी अरेबिया जाता है, कभी हम जाते हैं, तो हम चल रहे हैं नंबर 1 में जो इंपोर्ट कराता है हथियार खरीदने। तो बेटा ये बात समझना, सिकरी जैसा कुछ भी आ जाए याद रखना, ये 1966 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर स्वीडन में है, इसका हेडक्वार्टर जो है स्टॉकहोम नामक जगह है, जो स्वीडन के अंदर है। तो याद रखना यूरोपियन कंट्री, और आपको पता है स्वीडन नाटो को ज्वाइन करने वाला 32वां देश भी है, 31वां फिनलैंड है। सर नाटो क्या होता है? इसका मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका ने बनाई थी जब रशिया था, तो वो अपनी मार्क्स सारा का सारा वाद, यानी कि मार्क्सवाद को बढ़ा रहा था, उसे रोकने के लिए नाटो बनाई। और नाटो के अंतर्गत एक नियम है जो बड़ा खराब है, अनुच्छेद 5 का। वो ये कहता है कि जो भी देश नाटो में जुड़ेगा उस देश की सीमा का इस्तेमाल अमेरिका करेगा खुद को पहुंचाने के लिए। अब भैया तुम समझो, रशिया के बिल्कुल पास में स्वीडन था, तो स्वीडन जो है अब वहां जाके अमेरिका की आर्मी आ गई है, कभी अटैक करना होगा तो ऊपर से सीधे अटैक करेंगे, इसलिए नाटो गलत है। और इंडिया नाटो का सदस्य नहीं है, क्योंकि इंडिया नाटो में भी है। आप हम जा सकते हैं, लेकिन जिस दिन तुम जाओगे उस दिन तुम्हें टर्मन में पड़ोसी ये जो छावनी बैठी थी पीएससी की, ये नहीं दिखेगी, अमेरिका की छाप नहीं दिखेगी। पैसे बचेंगे तुम्हारे। अंग्रेजों ने संधि करी थी, सब्सिडरी अलायंस, उसके अंदर जो भी फौज आती थी उसका खर्चा कौन उठाता था? और वो सिर्फ 2 तरीके के मुद्दे देखते थे, हम वहां युद्ध देख लेंगे और तुम्हारी और चीजें देख लेंगे, इसके अलावा तुम ही देखना, पूरी अपनी रियासत चलाना अंदर से। तो ये सबसे पहले, और वो मिलिट्री कब कूप कर दे, कब संख्या बढ़ जाए। अफगानिस्तान में तो 20 साल गए बर्बाद करके ही, और वहां भी फेल हो गए। गए क्यों थे? हम अफगानिस्तान में पीस बनाएंगे, वो छोटे छोटे पीस करके वापस भेजने तैयार हो गए। हाँ वियतनाम ने तो खूब धोया अमेरिका, उन्होंने टनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने गुफाओं के अंदर, सुरंगों के अंदर खुद को इतना बढ़िया संरक्षित करा, ये बॉम्ब फेंके वो बंद कर ले, ये इंसान फेंके वो सांप फेंके। यही हुआ, पढ़ना मजा पढ़ते। चलो बेटा ये सब लिख लिया, सारी जानकारी तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे उपलब्ध है। लो भैया लो, अब पंचायत के क्वेश्चन आएंगे बैक टू बैक 5-6, तो सोना बिल्कुल नहीं, क्योंकि पंचायत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे बड़ी चीज मुझे ये बताओ, अब लोगों को मजा आएगा क्या? इसका उत्तर क्या? 11 ठीक है बेटा,
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 11 होता है। हम मजा आया। पंचायती राज संशोधन संविधान में किस वर्ष किया गया, कब डाला गया संविधान के अंदर, बताओ। जो बच्चे 73वां और 74वां कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं गलत। लो, मैं कह रहा हूं गलत। और कह रहे सर पैर में चोट लगी कि दिमाग में? मैं ये कह रहा हूं, तुम कह रहे ये वाला। हाँ भाई, मैं ये कह रहा हूं, बताओ। ऊपर वाले को नहीं जानते हो? नहीं बच्चों नहीं, आपने पूरा इतिहास बता दिया। मैं ये बता रहा हूँ बेटा, ये नीचे वाला 73वां 74वां जो है, जिसको माना जाता है गजब आदमी, वो है पीवी नरसिम्हा राव। उनकी सरकार ये लेके आई थी, क्योंकि ये था कि गांव के अंदर मामला बन ही नहीं पाता। गांधी जी कहते गए थे कि हम गांव को सशक्त करेंगे, लेकिन गांव की स्थिति ये थी कि गांव में पानी की समस्या आती थी, तो क्या तुम पीएम सीएम को फोन करोगे? वो कह गए हैं मैं तो लखनऊ में बैठा हूँ, मुझे तुम्हारे पीलीभीत के पास में एक छोटा सा गाँव है गणेशपुर मोटिया, उससे मुझे क्या लेना देना? तो बेटा इस समस्या को टैकल करने के लिए पीवी नरसिम्हा राव आ गया है। अब तुम कहोगे बड़ा बुद्धिमान आदमी थे, ऐसे ये पहले नहीं थे। 1989 के अंदर बेटा सबसे पहली बार ये लेके आए थे राजीव गांधी की गवर्नमेंट। समझे बात को? तो याद रखना, तभी जिक्र हो जाए कि सबसे पहला पंचायत के लिए प्रयास किसने करा। ये विफल हो गया। 64वां 65वां संविधान संशोधन करने के लिए बिल लाए थे, विधेयक, और जब विधेयक पारित हो जाता है तो वो अधिनियम बनता है, लेकिन बेटा वो विफल हो गया था। वो विफल होने के बाद में जब पीवी नरसिम्हा राव आए तो ये 73वां 74वां 92 में लेके आए, 94 में लागू हो गया। इसीलिए 24 तारीख को जब ये संशोधन लागू हुआ तब बोला जाता है पंचायती राज दिवस। बेटा पहले संविधान में कितनी अनुसूची थी बताओ? 8 थी, 9वीं जोड़ी गई 1951 में। बेटा सबसे पहले संविधान संशोधन से, उसके बाद 10, 11वीं 12वीं, 10वीं किसकी बात करती है, 11वीं किसकी करती है? वेरी गुड। 10th बात करती है एंटी डिफेक्शन लॉ की, 11 और बेटा 12 म्युनिसिपैलिटी। ये ध्यान रखना, वेरी गुड। ये सारी बातें आपको रिवाइज होनी चाहिए उसी समय पे, ये याद रखिएगा। अब आप थोड़े से तथ्य और समझ लीजिए जो मैंने बताए हैं, वो एक बार देख लीजिए। बेटा अनुसूची 11 में आता है 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायत से है, 74वां किससे है? म्युनिसिपैलिटी। इसके अनुच्छेद याद रखेंगे 243 से लेकर उत्तर। इनकी संख्या गिनोगे तो ये ले जा करके संख्या बनेगी 29। इसलिए पंचायत जो है वो कितने विषय है उसके पास में 29। ये मत भूलना, ये सवाल अभी पूछा था पैट के अंदर कि कितने विषय हैं पंचायत के। पैट के भी सवाल इसलिए बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम तो सभी दोगे, ठीक है? पीएचडी छोड़ो, अभी 2012-13 की बात थी जब सफाई कर्मचारी के फॉर्म आए थे तो पीएचडी वालों ने भी भरे थे। सचिवालय में कक्षा 5 पानी पिलाने वाली की नौकरी निकली थी, पीएचडी वाले ने अप्लाई करे थे। तो हम लोगों की तो स्थिति हर सरकार से खराब है। इस सरकार ने क्या अनोखा कर लिया? हाँ अरे इसको अखबार में थोड़ी है ना, इस सरकार का बताओ। तो बेटा समझिएगा, इस साल 14वां पंचायती राज दिवस मनाया है। इसका मतलब पहली बार भी तो मना होगा। तो बेटा मनमोहन सिंह हमेशा कहते थे कि हमें अपने योगदानों को भूलना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ये जनरेशन बहुत नालायक है, ये आज कंबल उठाएगी और कंबल के बाद भूल जाएगी कि सर्दियों में किसी अमीर ने फ्री में बांटा था रोडवेज के किनारे। तो बेटा इसलिए उन्होंने कहा कि हर साल कंबल बटेंगे। तो ऐसा ही हुआ कि 2010 में हमारे देश के एक्स पीएम मनमोहन सिंह ने घोषणा करी कि 2011 से मनाया जाएगा। तो 2011 से लेकर अगर 2024 की बात करो तो इस बार हमने कौन सा मनाया है? 14वां पंचायती राज दिवस। 14-24 ऐसे याद रखना, 2024 में और 24 अप्रैल को 14वां दिवस। इसमें एक सवाल और आता है, अभी और बता रहा हूं आपको आगे, याद रखिएगा, ठीक है? पीवी नरसिम्हा राव मत भूलना, ये वही व्यक्ति हैं जो 1991 के अंदर एलपीजी क्रांति लाए थे। अब बच्चे सोच रहे होंगे वाले हैं पता नहीं है सर को, वो तो मनमोहन सिंह लाए थे। बेटा मनमोहन सिंह उस समय वित्तीय मंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पैट में आ रहा है। क्या हुआ? ऊपर तो रखो, नहीं दिख रहा आपको? ये लीजिए आप, अब तो और भी नहीं दिख रहा होगा। चलिए कोई नहीं, इन प्रश्नों के उत्तर दो बच्चों। चलिए प्रश्न एक का उत्तर दें, ये उत्तर दें। पंचायत का ये रिवीजन कर डालना, 10 क्वेश्चन है मात्र, धुआंधार तरीके से रिवीजन करते हैं। अभी बताया है, अभी बताया है, अभी कितने विषय होते हैं? कब आया? 24 अप्रैल 1993। 93 का 3 पकड़ो, 73वां संविधान संशोधन। इस बार कौन सा था? 14वां। कब बनाया गया? 24 में। बोला किसने किया? 2011 में
पीएम ने, कौन? मनमोहन ने। लेके कौन आया? तो पी से फिर से पकड़ो, पीवी नरसिम्हा राव। क्यों लेके आए? क्योंकि राजीव गांधी के समय फेल हो गया था। राजीव गांधी कौन सा लेके आए थे? 64वां और 65वां। ठीक है, चलो भाई अगला बताओ। पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। क्वेश्चन बहुत बेसिक है, ईसीएस में मिलेंगे, आईएएस में नहीं मिलेंगे। हाँ जो बेटा वो दीदी, हाँ बेटा इसका उत्तर है डी। क्या उत्तर है? डी, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ये बात मत बोलिएगा किसी तरीके से। चलो भाई, स्थानीय का मतलब यही होता है कि उस जगह के लोग ही, एक्चुअल डेमोक्रेसी देखने को ग्रामीण पे ही मिलती है। तो हम आज की डेट में सीएम साहब के घर जाके दिखाओ जरा, पहले इतने बुकिंग अपॉइंटमेंट होंगे और यहाँ प्रधान जी बोलिए, तो प्रधान जी है ना खेत पे गए, अच्छा अभी सुबह हुई, चलो आ रहे हैं। हाँ बताओ फैजल। स्थानीय स्वशासन का मतलब उसी जगह के लोग ग्राम सभा बनाते हैं, वही वोटिंग करेंगे, वही व्यक्ति को चुनेंगे। नहीं वापस आ जाओ, बीओडी मैच नहीं कर रहे। सिर्फ स्थानीय स्वशासन की बात नहीं, स्थानीय स्वशासन एक अलग चीज है, ग्रामीण की बात हो रही है। इसकी अगर इसकी आप डेफिनेशन पढ़ोगे कि आपसे अगर पूछा जाए पंचायत क्या, तो पंचायत कुछ नहीं, उस ग्राम सभा के द्वारा अपने निर्वाचन या अपने ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को उसी जगह की ग्राम सभा के द्वारा चुना जाना ही ग्रामीण स्वशासन। आप समझे? स्वशासन का मतलब गवर्नेंस होता है और स्थानीय का मतलब लोकल। अब गांव के अंदर उसी लोकल व्यक्ति को चुना कौन सी? नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात ही नहीं हो रही है। वो जो ये वो नहीं है सवाल। पंचायती राज व्यवस्था का मतलब ये स्थानीय का ये नहीं पूछ रहा कि 3 तरीके की वो बताओ जो बलवंत राय मेहता ने बताई, ये पूछ रहा है कि इसके तहत शासन कहाँ करा जाता है। मत घबराओ, यही उत्तर है भैया। हाँ क्या कह रहे हो? पंचायती पढ़ना इस क्वेश्चन को नहीं होता। चलो भाई बताओ, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य बताएंगे बच्चे। हाँ डी लग रहा है। हाँ अच्छा, सी लग रहा है, सब लग रहा है, सही कह रहा है बेटा। ये तो हो ही नहीं सकता, ये काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324। बेटा कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ये पहला पंचवर्षीय प्लान था। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि राज्य के अंदर राज्य करेगा, और इसके तो चुनाव ही कराता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। अभी इधर आ जाओ, रोजगार बढ़ाना सरकार का हाथ है, गवर्नमेंट का। तो बच्चा कौन सा? ये ठीक है, नहीं कृषि का बता दिया, 5 ईयर प्लान। अगला बताओ, अगला क्या हुआ? जाओ पानी भर के लाओ, तो इसमें चीख क्यों रहे हो? अच्छा ऑप्शन बता रहे हैं, बोतल हाथ में है, जाओ ज्यादा लेके आना। चरण को नींद आ जाती बीच बीच में, तो बोला टहलाओ, वरना सर मेरे पास खड़े हो जाए। चलो, यदि पंचायत भंग हो गई गांव में, बेटा पंचायत भंग होने के भी नियम है। पहली बात तो ये समझना, गांव के प्रधान के ऊपर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। अब तुम कहोगे महाभियोग भी चल सकता है, हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रधान के लिए भी चलाते हैं। लेकिन कौन चलाता है? ये या तो ग्राम सभा चलाएगी, लेकिन ग्राम सभा के लोग कहेंगे हमें प्रधान पसंद नहीं है, फिर जो इसके साथ में सदस्य होते हैं, जिनकी संख्या होती है, वो सदस्य बैठते हैं, वो सदस्य कहते हैं हटाओ हटाओ, और सदस्य इतने नालायक होते हैं कि उनमें से जब प्रधान हटेगा तो अग्रिम प्रधान तो बन जाएंगे, वो प्रधान भी होते हैं गाँव में। चलो तो बेटा याद रखना, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह। ये नियम है गांव के अंदर, पंचायत में कितने महीने के अंदर होंगे? 6 माह के भीतर होंगे। चलो बेटा अगला बताओ, ये तो बता दो, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्थानीय स्वशासन बढ़ा रहे हैं, तो स्थान की बात होगी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में था। बेटा बताओ, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। हाँ भाई बताओ। हाँ न्यायिक, बेटा ये आता है, न्यायिक वाला आता है, न्यायिक वाला भी आता है, ये पूछा है नहीं। भूमि सुधार भी आता है, निर्धनता निवारण भी आता है। बेटा जो नहीं आता वो ये है, ये ध्यान रखना। अभी क्या होता है ना गांव के अंदर, कभी तुमने लेखपाल और प्रधान की बहस देखी? लड़ाई देखी? लड़ाई कि प्रधान कह रहा है ये सब करवाइए, लेखपाल की इज्जत तो बेचारे गांव वालों ने ही उतार दी।
लेखपाल कितना ईमानदार है, ले 100 रुपया पकड़ो, हमारे कागज आ जाना चाहिए डीएम के सामने। अब डीएम ऐसे देख रहा है लेखपाल को, लेखपाल ले रहा है तो भी फंसा, नहीं ले रहा तो भी फंसा, क्योंकि इतना स्पेसिफिकली 100 रुपए चल रहे हैं, ये तो परंपरागत ट्रेडिशनल मेथड हो गया। यही बात मैं बता रहा हूँ, ये बात तो डीएम साहब इसलिए नहीं उसको देख रहे हैं कि उनको दुख है कि तू ले क्यों नहीं रहा, वो ये सोच रहे हैं अरे ले रख, ये तो अधिकार है, इतना तो चल ही रहा है तेरा। जैसे कोर्ट के अंदर जो अर्दली होते हैं ना, उनका काम तो होता है बुलाने का, लेकिन जो बगल में बैठते हैं आपके पेशकार, तो बेटा वो हर किसी से पेशेस मांगते ही रहते हैं कि लाओ भैया पेशकश दो, तो बिना उसको होता नहीं। 30 रुपए चलते बयान लिखवाने के, मतलब जो खुद ये बात कहने आया है कि जज साहब ने बुलाया चोरी तुम्हारी हुई, बोले हाँ चोरी मेरी हुई, बोले यही बात पेशकार के सामने बोलोगे लेकिन 30 रुपए देंगे। देख रहे हो, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं वकील बना, मैंने डिग्री ले लो अपने आप सारे काम फ्री होंगे। चलो भैया अभी देखिए 1957 में इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय, लो अब बताओ फैजान बेटा, बलवंत राय मेहता, मैं तो सीधी बात ऐसे याद रखता हूं, अगर तुम्हें ये याद नहीं भी रह पाए तो याद रखिएगा, जो ये समिति है, इस समिति के अंदर कितने लेटर आ रहे हैं, बलवंत राय मेहता, तो 1 2 3 1 2 3, तो कितनी स्तरीय बात होगी, 3 स्तरीय। कौन सी समिति थी ये? वैसे समितियों की बात करें तो बेटा याद रखना, G.P.K. राव समिति भी बनी थी, अशोक मेहता समिति भी बनी थी, दोनों में अंतर बताओ। और एक समिति और बनी थी, हाँ बेटा अशोक मेहता के अंदर सिर्फ 2 ही बताए थे, क्योंकि इनके नाम में 2 ही लेटर है, एम अशोक मेहता, ऐसे याद रखना, ठीक है। और अभी तक जिस समिति की सबसे ज्यादा सिफारिश आई वो कौन सी समिति बताओ, बताओ, वो थी आपकी सबसे ज्यादा सिफारिश वाली समिति। इसने पता क्या कहा, इसने ये कहा था कि पैसा ही प्रॉब्लम है, फंक्शनरीज, मैंने पढ़ाया था, फंक्शनरीज का मतलब ये है कि गांव में काम की जिम्मेदारी लेने वाले लोग ही थे, क्योंकि पहले गांव के अंदर बिल्कुल नीचे के स्तर का था ही नहीं, 2 स्तर पे कर रहे थे, एक तो ये ब्लॉक लेवल पे और एक तो जिला लेवल पे, तो इन्होंने कहा सबसे नीचे की तो एक स्तर ला के दो, तो बलवंत राव मेहता समिति की सिफारिश थी। चलो भाई ये बताओ, सदस्य की बात हो रही, सदस्य, हाँ भाई, पंचायत समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, हाँ बताओ भाई, बजा जल्दी आओ, इसका उत्तर, हाँ इसका उत्तर ये है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने। लेकिन याद रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कहीं चुनाव अप्रत्यक्ष ना हो, या कहीं पर ये जो सदस्य हैं इन्हें चुनने के लिए जनता ही भागीदारी करे। कई राज्यों में अलग अलग है, पश्चिम बंगाल चले जाओ, और बाकी जितने भी इस तरीके के, जैसे नागालैंड हो गया, अरुणाचल हो गया, इन पर ये पंचायती राज अधिनियम नहीं चलता, इन पर स्पेशल शेड्यूल कास्ट का नियम चलता है प्रधानी के चुनाव कराने के लिए। और याद रखना, अनुसूची 6 का कोई नियम इन पे लागू नहीं होता है। खैर मैं बताऊंगा तुम्हें दोबारा से। चलिए इसका उत्तर दीजिए। संवैधानिक, ये बड़ा प्यारा प्रश्न, संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए बेटा किसने बोला था, सिंघवी समिति, सिंघवी, LM सिंघवी। बेटा LM सिंघवी वही व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले लोकपाल शब्द भी बोला था, लोकपाल शब्द भी सबसे पहले सिंघवी। ये कौन थे LM सिंघवी? सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, बहुत बड़े। चलो भाई इसका उत्तर और दे दो, खत्म करो कहानी। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? हाँ भाई बताओ। H है नहीं, रिजर्वेशन की बात करता है, J है नहीं, K है नहीं, 243। ये ध्यान रखना, मत बोलना राज्य वित्त पोषित, ठीक है। अब ये आई क्या कर रहा तुम लोग हैं? चलो भाई, तो आई थिंक पंचायत के छोटे मोटे तुम्हारे जो PCS लेवल के प्रश्न है वो बन जाएंगे, अभी भी और अच्छे लेवल के आते हैं, लेकिन ठीक है वो भी लगा लेंगे बीच में। चलो, कोई भी पॉलिटी का बड़ा टॉपिक आएगा 10 प्रश्न में डाल दो। जैसे राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति में 5। हाँ बेटा, ये चिथिराई त्योहार, देखो पंजाब में तो चिथिराई होगा ही नहीं, ये फोटो डाल के मैंने आधी से ज्यादा बातें तो वैसे भी क्लियर कर दी। तो बेटा ये जो फोटो है ये चैत्र माह में मनाया जाता है, विष्णु भगवान जी माना जाता है साक्षात आते हैं, ठीक है। सुंदरेश्वरम यानी शिव जी की और उनकी जो सिस्टर है पार्वती जी, उनकी शादी को यहाँ पर स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष रूप से देखने, अरे विष्णु जी की सिस्टर शिव जी के साथ शादी होते हुए देखने आते हैं। तो बेटा लो मैं सब लिख के लाया, मैंने दवाई ली है सब। चलो ये देखो बेटा, तमिलनाडु के किस जिले में? मदुरई। मंदिर का नाम देख लो, मीनाक्षी मंदिर।
बेटा ये चित्रई का मतलब होता है चैत्र माह, विवाह से संबंधित। पढ़ो, ये शैववाद और वैष्णव, आपको पता है वहाँ वीर शैव, लिंगायत शैव ये सब चलते हैं। तो बेटा इनमें ईश्वर को होता है, जैसे मान लो कोई शैववाद मानता है तो वो शिव जी का भक्त है, इस तरीके से एकता के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी बहन मीनाक्षी यानी माता पार्वती और प्रभु भगवान सुंदरेश्वर यानी प्रभु शिव जी के विवाह समारोह में शामिल होने आते हैं, जिसे चित्रई के रूप में मनाया जाता है। तो ये मत भूलना किसी भी सूखते हाथ। बेटा अभी साउथ के ज्यादातर फेस्टिवल देखने को मिलेंगे, या तो जब फसल की कटाई होगी। साउथ में एक रिवाज बड़ा अच्छा है, हर शादी मंदिर में होगी। आपके जो भी रिलीजियस प्लेस है आप शादी वहीं करो, कितना मजेदार बात है ना। तो हर शादी का मतलब ये नहीं कि मुस्लिम भी जा रहे हैं, मतलब एक बात बता रहा हूँ, वो अपने जहाँ भी करें, लेकिन ज्यादातर जो एक पर्टिकुलर रिलीजन है उसके लोग जो है अपने मंदिर में करते हैं, और वहाँ इसलिए मंदिर बहुत ब्रॉड साइज के बड़े होते हैं, तो उनका एक नियम है और ये अच्छा है। और जरूरी नहीं कि शादी सिर्फ रात में हो, शादी का समय सिर्फ रात का नहीं माना जाता, लोगों ने कन्वीनियंस के हिसाब से बना लिया है। शादी वैसे होती है भोर में, सुबह 4 बजे, और सप्तपदी का मतलब होता है 7 कदम सूर्य के सामने लेना। अब सूर्य रात में तो होगा नहीं। हाँ पूछो। हाँ बिल्कुल सही बात है, मंदिर उनमें वो वस्त्र, शादी तो 4 बजे होती है। हाँ भैया फेरे देख रहे हो सब फेरे। मैंने 12:15 बजे फेरे देखे हैं बरातों में, और बैठा हूँ मैं देख रहा था, पंडित जी कह रहे थे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ आपके। अब तो YouTube आ गया है, तो अब तो फेरे तुम किसी भी टाइम करवा लो। लेकिन बात सही है उनकी, ज्यादातर जो है तो भैया सुबह के 4 बजे, समझ गए। और पूरी पता चले आधी बात तो सो रही है, ये खिलाने वाला ट्रेंड है। होता ये कि सभी लोग 2-4 12 बजे जयमाला होती है। तुम लोग जो है वो विवाह समारोह एक्सपर्ट मालूम पड़ रहे हो। बैंड बाजा 12 ले अभी आ गए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह। तो भैया इधर आ जाओ, 51,000 तुम ऐसे ही ले लेना, आ जाओ। इसको बताओ। हाँ भाई, किसका उत्तर देने का कष्ट है। पहली बात तो ये जो खिलाड़ी है ना, इस खिलाड़ी ने 20-22 साल अपनी बेटा जो है सेवाएं दी है, और इतना ही नहीं 2007 में इसको अर्जुन खिलाड़ी वाला जो अपना पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार वो भी मिला है। तो भैया इस खिलाड़ी का नाम मत भूलना, पश्चिम बंगाल से ये आते हैं, मैडम के राज्य से आते हैं, जहाँ मैडम बहुत प्रताड़ित की जाती है केंद्र के द्वारा, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, वो आती है एक ऐसी पार्टी से जिसको ज्यादातर लड़के कुछ और भी लिख देते हैं, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तो चलो, तो बेटा इसका नाम है खेल का स्क्वैश। ठीक है, क्या नाम है? लो इसमें स्क्वैश गेम में नहीं देगा, आप देखो नेट चल रहा हो तो मैं तुम्हें इंग्लिश देखो, ऐसे नहीं समझोगे तुम स्क्वैश। हाँ इसमें नहीं चल रहा नेट, करो गूगल करके देखो इंग्लिश में स्क्वैश का। ठीक है, तब तक तथ्य लिखवा दे रहा हूं बेटा। अर्जुन पुरस्कार 2020 के अंदर इसकी राशि 5 लाख से कर दी गई 15 लाख। ये शुरू हुए थे 1961 के अंदर। इन्हें कब दिया था? 2007 में। सर हर साल दिया जाता है तो इस साल भी दिया हुआ बेटा, ये कई लोगों को दिया जाता है। इस साल मोहम्मद शमी को दिया। किसको दिया? मोहम्मद शमी को। मत बोलना 2023 9 जनवरी बेटा, 9 जनवरी 2023। और 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये तो बताओ। वेरी गुड, प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस मतलब गांधी जी जो है जब वो विदेश चले गए थे जॉब करने, पढ़ाई तो उन्होंने करी ली थी, लेकिन सभी को पता है वो दक्षिण अफ्रीका में वकालत करते थे। तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा देखो गांधी, अगर तुम भारत आए तो 2 साल भ्रमण करना, आते ही लोगों की समस्याओं में तो लग जाना। तो जब गांधी जी वापस आए थे, ये प्रश्न आ चुका ना, तो ऐसे ही तो ऐसी सीखते हैं। कौन सा था? बीए में वर्धा योजना। हाँ वेरी गुड। तो बेटा गांधी जी 2 साल घूमे, उसके बाद गांधी जी ने कर दिया के का मतलब चंपारण, ठीक है, और उसके बाद अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन। तो 15, 16, 17 ये 3 साल आंदोलन करे उन्होंने। और गांधी जी की पॉलिसी एक ही थी, आई विल नॉट ब्रेक, वकालत में जो पढ़ाया जाता है कि उन्होंने कोई क्रिमिनल लॉ आज तक नहीं तोड़ा। क्रिमिनल मतलब जिसमें लाठी चल जाए, वो तो अंग्रेज मक्कार चला देते थे। सिविल लॉ का मतलब मैं नमक का कानून जाऊंगा भैया, सीधे करके नमक उठाऊंगा और नमक बनाने का कार्य करूंगा, और जाकर के कहीं पे धरना दूंगा, तो किसी को मारूंगा नहीं। इसीलिए गांधी जी समझदार थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेजों को तुम मारोगे या उनके किसी कांस्टेबल को पीटोगे तो तुम तो चले जाओगे जेल में, आंदोलन पे विराम लग जाएगा। ऐसा काम करो जिससे तुम्हें जेल के अंदर न डालें। तो गांधी जी वाज वेरी क्लेवर। समझ में आई बात? तो किसे मिला है कि हाल ही में अर्जुन पुरस्कार? इन्हें कब मिला है भैया? सौरभ घोषाल को। लो अब ये आया सबसे जबरदस्त, सबसे कुप्रख्यात, सबसे विश्वसनीय काम बेटा, सिंगापुर और हांगकांग। अब सुनो,
सिंगापुर वालों ने पता कैसे लगाया? पता ऐसा हुआ, सिंगापुर के अंदर इस मसाले की एक खेप आई, जमा हुई, वो खेप निकल गई धोखे से एक्सपायरी। तो उस मॉल के मैनेजर ने कहा ये एक्सपायर्ड है, वापस होने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए भी भेज दिया, रूटीन वहां पर रूटीन जांच हुई। तो बेटा पहले सिंगापुर ने बैन लगाया, उसके बाद हांगकांग ने भी बैन लगा दिया, 2 देशों से बैन लग गया। और इंडिया में फूड सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, वही जो FSSAI है बेटा, ऐसी अथॉरिटी 2011 के अंदर बनी थी ताकि वो जांच करे। तो बेटा अभी भारत में जांच होना बाकी है, भारत करेगा, लेकिन याद रखना इस अगर मामले में केस दर्ज हुआ तो वो देखेगा विश्व व्यापार संगठन WTO। कौन देखेगा? WTO। तो बेटा समझिएगा इसमें ऐसी कौन सी गैस पाई गई, और ऐसा नहीं है कि ये वाली जो गैस है इसका प्रयोग अभी नहीं हो रहा, बताऊंगा कहां कहां होता है। बेटा गैस का नाम क्या है? बेटा इसका नाम है एथाइलिन या एथिलीन ऑक्साइड। ये ऑप्शन नहीं है, मेरे नाम बना भी सीखिए, समझ गए? बजाओ बजा, क्या ऑप्शन है बेटा? इसका इस्तेमाल होता है प्लास्टिक बनाने, ठीक है, ये ध्यान रखना। किसमें प्रयोग होता है इसका? प्लास्टिक बनाने में। ये लो इस पे आ जाओ बेटा, ये लाभ है, ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर, पर्टिकुलर इससे ब्रेस्ट कैंसर होता है जो रिपोर्ट करती है। तो बेटा समझिएगा ये डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, प्लास्टिक में इस्तेमाल होता है, कैंसर कारक है, और ये जो सारी चीजें ऑपरेट कर रहा है, जिसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, वो सिंगापुर हांगकांग के अंदर वर्ल्ड फूड सेफ्टी कमेटी द्वारा बताया। वर्ल्ड फूड सेफ्टी हर देश के पास होती है, अभी अंतरराष्ट्रीय बॉडी है तो सभी के पास होती है। इसको भी वही देखता है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें 3-4 संस्थान फूड पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में याद रखिएगा क्या नाम है? इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड को खेती मतलब खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है खेतों में। चलो भाई ये बताओ, ये बड़ा प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न। हाँ भैया देखो, मैं किसी भी तरीके से वाइन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कहीं जाके सैंपल चिल्ला दे। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि अखबार में निकला, और अखबार सब लोग पढ़ते हैं, मैं बोल ही। बेटा इसका उत्तर देने का प्रयास करें। इससे जुड़ी हुई तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक चर्च के पादरी थे, उन चर्च के पादरी ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर, देखो अंग्रेज ये कहते थे कि हम ब्लैक हैं क्योंकि हमें कोई श्राप लगा हुआ है, वो हम लोगों को ब्लैक मानते थे, खुद को व्हाइट, और उन्होंने व्हाइट बर्डन मैन नाम से एक पॉलिसी चलाई थी। व्हाइट बर्डन मैन मतलब श्वेत व्यक्तियों का ये भार होता है कि वो काले व्यक्तियों को मोक्ष प्रदान करें। तो हमने इंडिया को उपनिवेशवाद या कॉलोनी नहीं बनाया, हम तो इंडिया में लोगों को श्राप मुक्त करने आए थे, बलात्कार करने आए थे, हम तो ससुरे दुष्ट कहेंगे, समझ रहे हो? यही सब तो करा था उन्होंने, गुलाम बनाने आए थे। ऐसे करोगे तो उनको भी आजाद। तो वो ये मानते थे व्हाइट मैन बर्डन। एक थ्योरी और थी, स्पेक्ट्रम राजीव भाई की किताब में लिखा है कि ये दुनिया का सारा गोल्ड और सिल्वर इकट्ठा करना चाहते थे। पहले माना जाता जिस देश के पास जितना मेटल होगा, गोल्ड और सिल्वर, लोहा नहीं, वो देश सबसे ज्यादा उन्नत माना जाएगा। तो बेटा इन बेवकूफों के एक और सिपहसालार थे। तो एक बार एक फादर थे चर्च के, उन्होंने कहा कि ये जो जनजाति रहती है बेटा, ये कुछ नहीं, ये भूले भटके लोग, ईसा मसीह की राह में सब भटक गए, मुझे एक बार यहाँ भेजो, और भेजने के बाद देखो मैं कैसे चमत्कार से सबको ठीक कर देता हूँ। बेटा उन्हें उतारा हेलीकॉप्टर से, दूसरे दिन डेड बॉडी मिली और टुकड़े भी नहीं मिले, पता नहीं कहाँ चले गए उनके। तो ये जनजाति इतनी खतरनाक है, इसका नाम है शैम्पेन जनजाति। ये पाई जाती है निकोबार आइलैंड में। कहाँ पाई जाती है बेटा? लो इनको ध्यान से देख लो। और अभी तक इनकी संख्या पता है, सिर्फ 2011 की जनगणना के अनुसार 229 जनसंख्या है, मात्र 229 है। हाँ बिल्कुल, अरे अभिन्न भारत का अभिन्न अंग है। हाँ नहीं आता है। हाँ एक्सेलेंट, किनकी चर्चा कारण बता रहा हूँ भैया दिया इन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड पर इस जनजाति ने पहली बार वोट डाले, उसमें भी इन्होंने सबने नहीं डाले, 229 ने, जो इनमें बालिग थे, मतलब 80-82 वोट पड़े हैं। तो बेटा ये बताया गया कि ये जनजाति सुर्खियों में है, तो इस जनजाति को देख लीजिए। अब ये जनजाति चर्चा में क्यों है, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये फोटो ही पता नहीं कब खींचा होगा। बेटा ये लिखा है, इन्होंने 18वीं लोकसभा में पहली बार वोट दिया है, और भारत में ऐसी जनजातियों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये भारत के अंदर एक सिस्टम होता है जिसके तहत जो भी जनजाति होती है वो वल्नरेबल, कमजोर होती है, उनका संरक्षण करते हैं। तो इन्हें बोलते हैं PTBG। यूपीएससी पूछ लेगा कि PTBG क्या होता है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल बाय वल्नरेबल यानी कमजोर ट्राइबल ग्रुप।
ये ध्यान रखना, TBD, ये मत बोलना, ठीक है? बस ज्यादा फोटो मत देखो, देख लेना। लिख दिया? बढ़िया, चलिए भाई लिख लिया PBTG, ठीक है? PBTG फुल फॉर्म बोल कर सकते हैं। बताओ भाई, स्पेनिश पैरा, बेटा पैरा मतलब जो डिसेबिलिटी के लिए ऑर्गेनाइज होता है, जो दिव्यांगों के लिए होता है, उसे पैरा लिख देते हैं क्योंकि वो पता है आपको। तो पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? वेरी गुड। जो भी बच्चे 22 कह रहे हैं बेटा, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख है ही खराब। 22 फरवरी को ही तो युद्ध चला था यूक्रेन रसिया, है ना? 22 मिनट। ये तुम्हारा होमवर्क है। गोल्ड किस किसने जीता है? युगल ने भी जीता है, मतलब जोड़ी ने, और एकल ने भी जीता है। वो तुम बताओ मुझे। 3 होमवर्क हो गए तुम्हारे, 2 प्रश्न वो भी पीडीएफ डाल दूंगा। कहो पीडीएफ डालते नहीं, होमवर्क देते रहो। मैसेज करते हैं। नेपाल, हाँ बेटा। सबसे पहली बात तो सुन लो, रेनबो के अंदर कितने कलर होते हैं? बिबिडियोट क्या होता है? बिबिडियोट, हाँ। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसे ही बिबिडियोट कहते हैं बेटा। इंद्रधनुष के साथ ना, अगर बचपन में तुम अच्छे स्कूल में पढ़े हो तो तुम्हारी टीचर एक दिन एक तिकोना लेके आई होगी, तुमने कहा पापा मैडम के पास डायमंड है, मैं चुरा लूं। क्योंकि बचपन में बच्चे बड़े लोभी होते हैं। उसके बाद मैडम की सीट पर अगर उन्हें कुछ ऐसा प्रिज्म या फिर ऐसा कुछ दिख जाए चमकदारी, तो वो पार करने की सोचते हैं। और थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े बड़े होने के बाद उनकी सोच बदल जाती है, वो पार करके किसी और को देने की सोचते हैं। समझ रहे हो? तो बेटा ये बुद्धि के अंदर विकास हो जाता है बच्चों की, समझ रहे हैं? तो समझिएगा, इसीलिए मानव दहेज नहीं देता, तोहफे देना पसंद है, नाम दहेज रख दिया। तो समझिए, बचपन में हमारे टाइम में मैम प्रिज्म लेके आई। अब प्रिज्म के साथ में वो लाइट कहाँ से डालें? तो भैया मैडम ने बताया, देखो बल्ब के सामने ऐसे करके दिखाया। अब उसमें लिखे ना बोली 7 रंग, तो मैडमों का डर रहता था। अब जैसे बजहात और हमारे जैसे 2 बच्चे थे, हमें पता था कि अगर ना बोला तो मैडम पीटेगी, क्योंकि सबको दिखा के आ रही है पूरी लाइन हाँ बोल रही, तो हमें भले ना दिखाओ, मैंने हाँ दिख रहा। अब बजहात भाई ईमानदार आदमी, बजहात बोले ना नहीं दिख रहा, तो स्टैंड योर हेड, मतलब भाई बाहर खड़े हो, रेज योर हेड एंड स्टैंड आउटसाइड। तो ऐसे बच्चों ने बहुत सजा पाई है। और मैडम को प्रिज्म में दिखाने के लिए, वही प्रिज्म दिखाने के लिए प्रिंसिपल आए। अब प्रिंसिपल तो सच बोलेगा, वो बोले क्या चल रहा है? तो मैडम ने कहा ये बिप्योर दिखा रहे हैं। तो प्रिंसिपल को दिखाया, प्रिंसिपल को भी ना दिखे 2 बार में। अब पीछे वोटिंग चल रही, मारो मारो, हाथ खड़े करके बाहर खड़ा करो। हाँ, तो भैया मैडम प्रयास कर रही, कहाँ से दिख जाएगा? हमने बताया ना, हम बच्चे तो भाई मैडम की मार से डरते थे, सीटी मैम बहुत मारती थी। चलो देखो यहाँ बेटा, तो ये चीज समझिए। आगे रेनबो समझो। अरे ऐसे ही कुछ फेमस टीचर। अब सर आप ये रेनबो टूरिज्म की बात कर रहे हैं। टूरिज्म का मतलब होता है पर्यटन। रेनबो का तुम सिद्धांत समझ गए। पहली बार अंतरराष्ट्रीय रेनबो टूरिज्म, ये किससे संबंधित है बेटा? ये संबंधित है समलैंगिक लोगों से, LGBTQI। अब ये LGBTQI का मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर और इंटरसेक्सुअल। ये इसलिए पता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 2017 में नवतेज सिंह जौहर केस आया था, जिसके तहत उन्होंने धारा 377 को अमान्य घोषित कर दिया था। धारा 377 मतलब कि अप्राकृतिक सेक्स 2 लोग, लड़का लड़का, लड़की लड़की, लड़का लड़की, लड़का पशु, लड़की कुछ भी, पशु नहीं है। अब भैया परिभाषा में यही लिखा है, विधि की तो तुम्हें क्या बताऊं? तो समझिएगा। तो बेटा समलैंगिक मीट हुई, यानी कि यहाँ पर जाकर के उनके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया। तो बेटा नेपाल ने ये काम करा, और किसके लिए था ये? इस कम्युनिटी। चलो भाई ये बताओ। अब देखिए डेफ और डम्ब 2 लोग होते हैं, जिसे तुम आम भाषा में कहते हो बौरे होता है। तो बेटा ऐसे भूखे बहरे बौरे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो बताओ, इंडिया अपना T20 हार के बाकी सब जीत रहा है। डेफ कोई जीत रहा है, किसी का मतलब हाथ भी नहीं, वो भी जीत रहा है, लेकिन जिनके हाथ है वो नहीं जीत पा रहे। चलो तो बताओ इसमें क्या होगा, कौन जीता है? पेंगुइन। हाँ, कौन सा जीता? ABCD डी। बेटा डेफ बेंगलोर जो है वो जीत गए हैं, बादशाह, और इन्होंने ही जीत लिया। ये मत भूलना, क्योंकि इन लोगों के T20 के सवाल पूछे जाते हैं। उन्हें सबको पता है जो पेपर बना रहे हैं कि 20 का क्या भाव चल रहा है मार्केट में, समझ रहे हो? सट्टा चलता रहता है IPL पे, इसलिए वो जैसे चीजों को हटाने के लिए ऐसे सवाल पूछते हैं कि इस पे ही लगाओ। चलिए भाई याद रखिएगा, ये 5वां T20 का ओरिजिन था। बेटा ये कहाँ हुआ ये जरूरी है जानना। जम्मू कश्मीर। टीमें कितनी थी? 8। बेटा भारतीय बधिर क्रिकेट एसोसिएशन भी है, उसने कराया।
इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन डेफ क्रिकेट IDCA ने ये ऑर्गेनाइज कराया था। अब IDCA मत पूछना किसके अंडर में काम करता है, एक नेताजी को बुरा लग जाए, है ना। मैं देख रहा था एक YouTube शॉर्ट, उसमें रोहित शर्मा ने पता नहीं गौतम गंभीर कह रहे थे कि जिन्होंने कभी बैट नहीं उठाया, जिन्होंने कभी बैट चलाया नहीं, और आज वो BCCI के अंदर हाँ सही। अरे नहीं भाई, अभी तुम समझे ही नहीं, समझ रहा किसकी बात कर रहे हो। मैं अपने मोटा भाई की तो बात नहीं कर रहा हूँ ना, आप पकड़े ना बात कर, मतलब ये वही बात हो गई। मैंने कभी पढ़ाया नहीं और मैं बन जाऊँ शिक्षा मंत्री, अब मैं कहता हूँ देखो पढ़ाई ऐसे होती है, दरवाजा से इधर से खोल दो, चलो देख लो, चलो ध्यान दो उधर। पुरुषोत्तम तुम्हारा टाइम बढ़िया जा रहा हो, सुबह भी तुम क्लास लेते होगे, क्यों सुबह की क्लास लेते हो, मजा आता है, हिस्ट्री चल रही है आजकल, मैं तो ऐड होऊंगा देखो। बेटा ये मैंने तुम्हें गारंटी की न्यूज़ सुनाई थी, आंगनबाड़ी प्रोग्राम 48 हफ्ते का चलाया गया है कि बच्चों को पढ़वाने से ज्यादा खेल कूद पे, वहाँ कुछ नहीं करते, एक हाथ में सेब एक हाथ में तरबूज, बताओ बेटा कौन सा भाई, ये तो बच्चा सोचो जिसके हाथ ना हो वो भी दूर से देखिए बता देगा ठीक है करता। तो बेटा ऐसी चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं, इसका नाम क्या है, आधारशिला। ये प्रश्न मिलेगा, याद रखना ये प्रश्न मिलेगा। इसको किसने जारी करवाया है, तो हमारे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। बताओ भैया इसकी नेताजी कौन है, स्मृति ईरानी, बिल्कुल। बेटा ये ऐसे सवाल जो होते हैं इनको पढ़ लिया करो, ये बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है और बड़े एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बेटा GT युकेश मात्र कितने साल की, ये इसलिए देखो तुम्हारे करंट में एक दिन में बीच का गैप होता है, लेकिन मैं इकट्ठा सब लेके आया करूंगा। तुम्हारा जहाँ 2 दिन का गैप होगा और अखबार क्या करता है वो 1 दिन पहले वाला छापता है। अब मुझे तो उसकी स्लाइड बना के अगले दिन पढ़ाना, तो एक आध दिन जैसे आज कोई सुबह न्यूज आई है तो तुम्हारे लिए लेटेस्ट हो गई, इसलिए तुम खुद से एक बार अखबार पलट लिया करो चाय पीते पीते। कुछ लोग अखबार ही पलटते हैं, समझो, मतलब बेइज्जती कराओगे तो फिर। तो इनका नाम क्या है, टी मुकेश। इनका फोटो लगाना था, मैं लगा नहीं पाया, अब ये बताइए। मैंने हमेशा कहा एनी अथॉरिटी एनी ऑफिसर विल कम, वो तुमसे यहाँ पे सीधे पूछेंगे कौन सा चुनाव चल रहा है, क्या चल रहा है, बताओ, वर्तमान मुद्दे ही पूछे जाते हैं। और वैसे भी जनवरी 2024 से तुम्हारे लिए जुलाई की करंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि पिछली 1 साल वाली 4 क्वेश्चन बनाएगी, ये 15 क्वेश्चन। बेटा फेमस मधुमलाई टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में लोकेटेड है, तो बेटा वो लोकेटेड है तमिलनाडु में। नीलगिरी तैर कहाँ की राज्य पशु है, वाह। किस सरकार ने, चलो छोड़ो ये ज्यादा हो जाएगा, चलो ठीक है ये हो गया, ये खत्म नहीं हुआ, अभी और मसाला है, चिंता नहीं करो। 24 हो गए क्या, 24 हो गए बता, अच्छा है भैया, अभी बहुत कुछ है, लोग आ जाओ। चलो अरे करंट अफेयर भी तो पूरे करने हैं, फरवरी 2023 से सब आगे जाऊंगा, चलो ये साइड का अभी फरवरी 2023 में। बेटा ये बताओ ये लेगाटम क्या है, लेगाटम, बेटा लेगाटम समृद्धि। अब सुनो, जैसे आज ही नया बच्चा आया तो मैंने कहा ये बताओ भाई तुम्हारे घर पे सब कैसे रहते हैं, बोले सर हम बहुत खुश रहते हैं। तो ऐसी देश की बात है, इनकी खुशी देखी जा रही तो ये व्यक्तिगत हो गई, लेकिन देशों की खुशहाली मतलब प्रॉस्पेरिटी। बेटा हाँ हाँ हाँ, अभी रुको, अभी अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, अब मजा आ रहा है, यस अब मजा। हाँ क्या कह रहे तुम, क्या उत्तर दिया बच्चों, हाँ हाँ खेलने के लिए और अच्छा स्वीडन बोला तो बाजार वाला काट दो, सही उत्तर डेनमार्क। अब सुनो बेटा, तुम्हें पता है इस डेनमार्क तो इसमें जो निगेटिव है ये कहाँ का है, लंदन बेस्ड है। तो बेटा ये काम जो है वो बड़े बड़े देश करते हैं, वो तुम्हारे यहाँ खुशहाली इंडेक्स निकालते हैं, प्रॉस्पेरिटी मतलब। ये 167 देशों का कराया जाता है। कौन कराता है सर, लेगेटिव, ये NGO संस्था है। और बेटा इसको कहा जाता है थिंक टैंक। मैं हमेशा बताता हूँ भारत के अंदर थिंक टैंक किसको कहा जाता है, नीति आयोग कब बना था, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की फुल फॉर्म बिहार PCS में पूछी गई थी 2018 में, बताओ क्या है, वेरी गुड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखना। अब सुनो इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इसके अंदर सबसे नंबर 1 पे अगर डेनमार्क आया, 167 देशों का कराया, तो तुम्हें ये भी जानना है कि भारत कौन से पायदान पे, भारत का नंबर लिखेंगे 103। ये संस्था कहाँ की है, तो बेटा ये काम करती है
डेनमार्क तो नंबर 1 पे है, बट ये लंदन की संस्था है लेगेटिम। अब सुनो एक मजे की बात, तो मुझे इसका उत्तर दो जो कि ज्यादातर किताबों में नहीं दिया होता, कि सिर्फ डेनमार्क नंबर 1 पे क्यों आया। अब बताओ, मजा अब आएगा। हाँ भाई, सिर्फ डेनमार्क। अंतिम भी याद रखना, अंतिम दक्षिण सूडान है 167 में, इसमें सिर्फ 167 देश ही लिए जाते हैं। सवाल ये है, आप भी बताओ क्या लगता है आपको कि डेनमार्क नंबर 1 पे क्यों आया, इतने खुश क्यों है वहां पे, क्यों इतने खुश है? रबड़ी बताइए, कौन कह रहा है रबड़ी? हाँ, क्या लगता है बेटा, बताओ बजाज, क्या लगता है भाई? यही तो प्रश्न है ना कि डेनमार्क इतना खुश है तो गए तो लो। अब तो मैं दो चीजें भैया, ये लोग पढ़ लो और खुश हो लो और रो भी लो। इनके यहाँ खेती कितने प्रतिशत लोग कर रहे हैं, सुन लो। डेनमार्क की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये लिखा हुआ है। भारत की थी, अब नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर कितने प्रतिशत लोग नौकरी कर रहे हैं, 80। खेती कितने कर रहे हैं, 2%। अब भारत पे आ जाओ, भारत के अंदर 58% आजीवी किस पे निर्भर है, कृषि पे। अब तुम खुद बताओ, इनके यहाँ 2% खेती है, लेकिन 80% लोग नौकरी पे, तो खुश होंगे नहीं होंगे? अगर 100 की जनता है, उसमें से 8 लोग तो नौकरी में, बचे हुए 2 या तो नन्हे शिशु होंगे या तो उनका मन नहीं होगा। पापा भी कमा रहा है, भैया भी कमा रहा है, कोई तो चाहिए खर्च करने के लिए, पापा का चमगादड़। तो समझो बात को, समझ गए? तो बेटा इस तरीके से कोई तो होगा इसे खर्च करने के लिए चाहिए। तो ये कारण है किसी देश की खुशहाली समृद्धि की, 80% तो लोग वहां पर नौकरी वाले हैं, 2% खेती। भारत में 58% आबादी कृषि पे, और कृषि का हाल भारत में सबसे लाचार है, क्योंकि कुछ लोग जो बेचारे किसान हैं उनके पास टाइम से पैसा नहीं आता, और जब पैसा आ जाता है तो धरती में चले जाते। समझिए? तो समझिएगा बात, ये चीज ध्यान रखेंगे आप, भूलेंगे नहीं कभी। चलिए भाई, कितनी श्रेणियों में करा जाता है? पहली बार 2007 में करा था बेटा। ये जो मानक है ये पूछ लेता है, संपत्ति, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बचाव, व्यापारिक वातावरण, यही सारी चीजें होती है। अब ये सब चीजों पे पैसे का प्रभाव सबसे ज्यादा है। आपके पास पैसा होगा, एसी लगा लोगे, पैसा नहीं होगा तो पंखा भी आवाज करेगा, चू चू चारों, और फिर गिर भी सकता है तुम्हारे ऊपर, जिससे भैया घर वाले खुश भी हो जाएंगे। चाइना वाला था, सही बात कह रहे हैं। चलो बेटा अब आ जाओ, इसका उत्तर पहले तो ये बताओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बता दो तुम, क्योंकि मैं तुम्हें सामान्य तरीके से क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें बताता भी चलूं, बुद्धि बैठ तो जाए। इंटेलेक्चुअल होता है ऐसी बात है, बहुत बड़ी आज क्लास में। हाँ भाई बताओ भाई, ये क्या होता है बेटा? इंटेलेक्चुअल क्या होता है? रुक जाओ, बजात इस कुर्सी को परिभाषित करो, बजात प्रैक्टिकल, बजात कुर्सी को परिभाषित करो। जिसमें बैठते हैं वहाँ के कुर्सी कहलाती है। जिसपे जोर से बोलो, तुम्हारी आवाजें नहीं। जिसमें बैठते हैं वो कुर्सी कहलाती है। कुर्सी के 4 पैर होते हैं, प्लास्टिक की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, लोहे से बनी होती है, और ये एक मजबूत, सही बता रहा, बोलो 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 बोलो, एक मजबूत है। सब कुछ लड़ाई कुर्सी की है, कुर्सी नहीं हुई पावर चली जाएगी, कुर्सी हुई बस पावर में आ जाएंगे। जो शब्द इनके दिमाग में आए, इनके दिमाग की स्पेशल सोच है, वैसी डेफिनेशन इन्होंने कहीं पढ़ी नहीं है, अपने मन से बोल रहे हैं। बेटा इसे इंटेलेक्चुअल कहते हैं, तुम्हारी बौद्धिक संपत्ति को। तो हुआ ये कि 1853 के आसपास जब ये सब थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाया, तो बल्ब बनाने के बाद में 1000 प्रयासों के बाद जब बन गया बल्ब, तो बेटा वो बल्ब लेके गए दुकान पे। उन्होंने कहा इसकी क्या कीमत दोगे? बोले हम $5 लाख देंगे, लेकिन तुम ये क्रेडिट खत्म कर दो आज से हमने। तो बेटा बुरा तो लगेगा ही लगेगा। तो भारत में कोई किसी का साइंटिफिक चीज, साहित्य की चोरी, पेंटिंग की चोरी, कंटेंट की चोरी, समझ लो, पढ़ाने के मेथड की चोरी, ये सब ना कर सके। इन सब चीजों के बचाव के लिए चला भारत के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। समझ में आई बात? इसे कहते हैं जो तुम्हारी बौद्धिक क्षमता, रचना, या तो टेंजिबल जिसको तुम छू सकते हो, या तो इनटेंजिबल जो तुम नहीं छू सकते, दोनों प्रकार की संपत्ति के संरक्षण के लिए बनाया जाता है इंटेलेक्चुअल। याद रखना भारत। अब आप सुनो, यूपीएससी ने इसका क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन चेक कर लेना। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या पूछा, सुनो। 1853 के अंदर पहली बार सम्मेलन हुआ पेरिस में, उसके बाद 1858 के अंदर सबसे पहले समिट हुआ सेकंड टाइम बर्लिन में। उसके बाद 1970 में ये सम्मेलन आते आते एक संस्था बनी बिब्री, BIPRI। 1974 के अंदर एक और संस्था बनी, और इस संस्था का लास्ट में जो नाम पड़ा वो आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया है ट्रिप्स और ट्रिप्स++। ये पूछा यूपीएससी ने कहा कि ट्रिप्स की फुल फॉर्म बता दो। तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संबंधित राइट, मतलब जो भी है प्रॉपर्टी रिलेटेड सबसिस्टिंग राइट्स, ऐसे बोला जाता है।
तो ये ट्रिक्स के बारे में पूछ चुका है। ये ट्रिक जो है वो बेटा तुम्हारे बिजनेस से है, और बिजनेस में तुम मशीन बनाते हो, मशीनों का आइडिया ओरिजिनल होता है। जिसने पहला ई रिक्शा बनाया अगर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत पेटेंट करवा ले, इसमें 7 चीजें होती हैं, मशीन का लेआउट होता है, पेटेंट होता है, आप जो पार्ले जी बिस्किट की पैकिंग देख रहे हैं ये पैकिंग उसने संरक्षित करा रखी है, लोगो होता है, लोगो, ज्वेलर्स है, ज्वेलर्स झनकार ज्वेलर्स का जे बना है, वैसा जे कोई और नहीं बना सकता। तो बेटा गुणवत्ता हेतु ये कदम उठाए जाते हैं। भारत बेटा याद रखिएगा इन चीजों में कौन से स्थान पर है? बेटा भारत का स्थान ये है, लेकिन बड़ा दुख की बात है 55 देशों में से आउट ऑफ 55 42 क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब तुम तो लास्ट में खेल रहे हो। तो बेटा ये ध्यान रखना कि इसका जो स्थान है भारत का वो 55 देशों की श्रेणी में से बेटा 42 नंबर पे, नंबर 1 पे कौन होगा? जहां की ये संस्था होगी अमेरिका। अमेरिका की ये संस्था है इंटरनेशनल जो कराती है, तो बेटा अमेरिका कह रहा है मैं नंबर 1 हूं। क्यों? क्योंकि हमने देखा भी था अमेरिका के पास 1400 कुछ स्टार्टअप बिलियनर्स हैं, सबसे ज्यादा बिलियनर इनके पास, फिर चाइना के पास, फिर कहीं जाकर के चौथे 5 नंबर पे इंडिया पहुंच गया था। ठीक, तो बेटा याद रखना नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे पे यूके, तीसरे पे फ्रांस, लास्ट में बेटा कौन है? वेनेजुएला। हाँ, और रूस भी बहुत बुरा है, रूस 54 पे, 55 पे वेनेजुएला, और भारत कौन से नंबर पे है?